गाना सुना है आप लोगों ने? सारी उम्र हम डर डर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। देखो जिंदगी में ना, आप लोगों के पास में हमेशा ऑप्शन रहेगा कि आप लोगों को फ्रस्ट्रेट होना है, इरिटेट होना है, रोना है, या फिर लाइफ को एंजॉय करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है मैं अकेला ही जमाने के लिए काफी हूँ। तो यहाँ पर काफी अकेला हूँ, तो यहाँ पर एक ट्रेन में बैठे हुए दोनों के दोनों, एक कह रहा है कि मैं काफी अकेला हूँ और एक बोला है कि अकेला काफी हूँ। तो यानी कि शब्द वही है, बस उनको इस्तेमाल करने का तरीका दूसरा है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह, अगर जिंदगी में चीजों को देखने का नजरिया आप लोग सही रखोगे तो आप लोग की आधे से ज्यादा जिंदगी तो आप लोगों को वैसे ही सुधरती हुई नजर आएगी। बहुत सारे लोग जो है ना, छोटी छोटी चीज पर अपने आप को कोसते रहते हैं, ठीक है, यार यहाँ से ये हो गया इसलिए चीज नहीं हो पाएगी। मतलब एक तरीके से ना, सुबह से देखो जरा सा अगर जल्दी लेट उठ गए थोड़ा सा अगर सुबह को, तो इंसान जो है शाम तक अपने आप को गाली देगा कि यार आज फिर लेट कर दिया, कल एक्सरसाइज नहीं करी, कल का भी शेड्यूल फॉलो नहीं किया। और ये ह्यूमन टेंडेंसी है। जिस इंसान ने इस चीज को समझ लिया और इस चीज को चेंज कर लिया, वो कभी भी आप लोगों को लाइफ में फ्रस्ट्रेट इरिटेट होता हुआ नजर नहीं आएगा। जब उसके पास में टाइम होगा वो उठकर तुरंत अपने काम को करने में लग जाएगा। ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। पर लेकिन लगना पड़ेगा। कई सारे जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि सर क्या करें जब पढ़ने का मन न करे। मतलब आप लोगों के पास में ऑप्शन है कि आप लोग न पढ़ें। अगर ये ऑप्शन है तो आप लोग उस ऑप्शन को फिर चूज कर लीजिए। मतलब आप लोग खुद सोच के देखो, अगर आज की डेट में एक आपके घर में से कोई भी इंसान आईएएस ऑफिसर बन जाता है तो जिंदगी कैसी होगी। आप लोग सोच के देखो, आपकी जिंदगी कैसी होगी, आपके मम्मी पापा की जिंदगी कैसे होगी, और अगर किस तरीके से आप लोग कैसी रिस्पेक्ट इस सोसाइटी के अंदर में पाओगे, वो आप लोग चीजें फील करने की कोशिश करो एक बार, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग ये चीजें फील करोगे अंदर से, तो आप लोग रियलिटी में अपने आप को एनर्जेटिक रख पाओगे। जो इंसान ये चीजें फील ही नहीं कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ यार एक जॉब निकालनी है, तो ये जॉब नहीं है यार। अगर ढंग से देखोगे, ये एक ऐसी सर्विस है जिससे आप लोग ह्यूज इंपैक्ट डालने वाले हो सोसाइटी के ऊपर। तो वो चीज फील करने की कोशिश करो कि एक ऐसी पोस्ट पर आप लोग जाकर बैठने वाले हो। और जब तक ये चीजें अंदर से नहीं आएगी ना यार, इंसान जो है बैठ के 8-10 घंटे पढ़ ही नहीं पाएगा। वो तो बस जैसे जैसे किताब लेकर बैठ रहेगा और चलती रहेगी जिंदगी ऐसे ही। तो ये चीजें अंदर से फील करने वाली है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आप लोग का इंतजार नहीं कर रही है, वो पोस्ट आप लोगों को उसका इंतजार है, क्योंकि आप नहीं जाओगे तो कोई और जाएगा। वो पोस्ट भरनी भरनी है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो वो आप लोगों के लिए बैठी नहीं है कि हाँ भाई साहब आ जाओ, तुम ही बहुत बड़े महामहिम हो, बस तुम ही आकर यहाँ पर इस पोस्ट को सुसज्जित करोगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसको जो भी काबिल होगा वो उसको मिल ही जाएगा, आप नहीं तो कोई और ही सही। तो ये चीज आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जिनको ये लगता है कि यार पढ़ूं या ना पढ़ूं, ऑप्शन है जिंदगी में, तो ऑप्शन वाले इंसान के लिए ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं रखती है। तो ये ध्यान रखना, जिंदगी में थोड़ा सा तो सीरियस होना पड़ेगा इसको लेने के लिए, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का लेक्चर रहने वाला है। स्टार्टिंग का जो ये पर्टिकुलर आप लोगों का टॉपिक होगा, ये तो इतना शानदार रहेगा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। इन्फ्लेशन, इसमें मजा आ जाएगा। अच्छा, प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट जो है कब बनाया गया था और किस पर्टिकुलर केस के द्वारा बनाया गया था, बताइए जरा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात करूंगा। हिंदी दिवस 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया था, इसके ऊपर आर्टिकल भी डिस्कस करेंगे। और बाकी फिर यहाँ पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, फ्लड लीबिया में है, आयुष्मान भव क्या है यहाँ पर, इंडियन एयरफोर्स को C-295 एयरक्राफ्ट मिल गया है, एक अच्छा आर्टिकल है। ग्रांड रेनेसा मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा, डैम है यहाँ पर, ये इथोपिया के अंदर में। अर्थक्वेक मोरक्को, और अभी यहाँ पर जो रिसेंटली न्यूज में रहा ये है देशद्रोह का चार्ज इंडियन पिनल कोड के तहत में। कई सारे क्वेश्चन भी है, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। मतलब लेक्चर तो बिंदास रहने वाला है। पर आगे बढ़ने से पहले, ये ऐसे इंसान है जिन्होंने देश में काफी कुछ चेंज करके रख दिया। इस इंसान का नाम बताना है, देखता हूं कौन यहाँ पर बेसिकली इनको आइडेंटिफाई कर पाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपकी लाइफ में भी इन्होंने बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लाया है। आप लोग बोलोगे सर हमने तो इनको कभी देखा नहीं, बिना देखे ही ला दिया। जिंदगी यही होती है यार, जब बिना देखे चेंज कर दो ना, तो समझो आप लोग एक ऐसा काम करके चले गए हो कि आने वाली जनरेशन आप लोग को याद रखने वाली है। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। चलिए नाम बता दीजिए, देखता हूं कौन नाम बता पाता है। और कल का दिन कैसा रहा, आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो, आज का डिसिप्लिन टेस्ट कैसा है, जरूर बताना इसको। क्योंकि अगर ये नहीं करोगे तो आज का दिन ऐसे ही चला जाएगा और फिर लगेगा यार आज तो कुछ भी नहीं किया। ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को निभानी है। अगर नहीं निभाओगे तो फिर दिक्कत में आ जाओगे, ये बात हमेशा ध्यान रखना। दिन एक एक कर ही पूरा साल बनता है, और वही साल जो है आप लोगों की जिंदगी बनाता है। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि उस साल को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। तो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, तो ये बात ध्यान रखना और इसको कंठस्थ कर लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इतने सारे डिस्कस करूंगा जिसकी कुछ हद नहीं है। आप लोग बताना एंड में कि कितने सारे आप लोगों ने सही किए और क्या मार्क्स आप लोग आए। और एंड में वोकैबुलरी रहेंगी जो कि आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेगी। इसको देखे बिना मत जाना, क्योंकि अगर चाहते हो थोड़ा सा अच्छे से अपनी चीजों को इंप्रूव करना तो ये जरूरी है। और कौन है आज का SLV कमांडो और हाउस द जोश, तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, तभी जाकर चीजें जो है वो ढंग से अचीव कर पाओगे। ओके।
जो इंसान आप लोगों को पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये वो इंसान है जिनका हर एक भारतीय को शुक्रगुजार होना चाहिए, और हर एक भारतीय को नहीं, आने वाली हमारे देश की हर एक जनरेशन को इनका शुक्रगुजार होना चाहिए और शुक्रगुजार होगी भी। आखिर ऐसा क्या कर दिया इन्होंने कि हम तो शुक्रगुजार ही हैं और आने वाली जनरेशन भी शुक्रगुजार है? ऐसा क्या इतना बड़ा काम कर दिया इन्होंने? जी हाँ, इनका नाम है, नाम सुनते ही आप लोग पहचान जाएंगे, वैसे इनका नाम है के.एस. पुत्तास्वामी। ये नाम आप लोगों ने कईयों बार मेरे मुंह से सुना होगा। ये वो इंसान है जिसने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनवा दिया। ये वो इंसान है जिसने हर एक इंसान की जिंदगी में अगर कोई ताक झांक करे तो वो इंसान डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। फंडामेंटल राइट का मतलब ये होता है अगर कोई भी आप लोगों की जिंदगी में जरा सा भी ताक झांक करे तो यहां पर आप लोग की प्राइवेसी का हनन करें तो आर्टिकल 21 ये अधिकार आप लोगों को देता है कि आप लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाकर उसकी शिकायत कर सकते हो। ये इसी इंसान की वजह से हुआ। और आप लोग एज एक गैस करिए, चलिए इनकी एज क्या होगी आज की डेट में। आप लोग एज सुनकर भी हैरान हो जाओगे। इनका जन्म हुआ था 1926 में। अब एज का अंदाजा लगा लो हम कहां पर बैठे हुए हैं उससे आप लोगों को अंदाजा लग जाएगा। इनकी एज है आज की डेट में 97 उम्र की। इस एज में इनके द्वारा जो कारनामा किया गया अब से लगभग 5-6 साल पहले, इनके द्वारा प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट के थ्रू। और ये कोई आम इंसान नहीं है, ये देखने में जितने सिंपल लग रहे हैं ये जानकर आप लोग हैरान होंगे, ये रिटायर्ड जज हैं कर्नाटक हाई कोर्ट के। समझे आप लोग, कर्नाटक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं। जब हमारे देश में आधार कार्ड इंप्लीमेंट किया जा रहा था तो कई जगह आधार कार्ड को मैंडेटरी बनाया जा रहा था। मैंडेटरी मतलब कि आधार कार्ड के बिना वो काम, वो सर्विस जो है वो कंप्लीट नहीं होगी। तो ये जो है उनको पसंद नहीं आई जो ये बात थी, तो इन्होंने क्या किया, उसके खिलाफ जो है पिटिशन डाल दी। 2012 में इन्होंने ये चीज स्टार्ट की थी, ये मुहिम स्टार्ट की थी। और इनकी पिटिशन के साथ साथ में और लगभग 26 लोगों ने अपनी पिटिशन डाल दी कि जो ये बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इनकी शुरुआत इन्होंने की थी और फिर इनके साथ साथ में और भी कई सारे लोगों ने जो है वो पिटिशन डाल दी। और फिर यहीं से ये जब जजमेंट आया निकलकर 2017 में, लंबा एक काफी एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर इनको जद्दोजहद करनी पड़ी। 2012 से लेकर 2017 तक का आप लोग टाइम ड्यूरेशन देख सकते हैं। और आज की डेट में यहां पर 6 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस पर्टिकुलर जो सिस्टम को इंप्लीमेंट हुए। तो यहां से इसी के बारे में ये आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि 6 ईयर आफ्टर जो प्राइवेसी वर्डिक्ट आया था, जुडिशरी उसको कैसे इंप्लीमेंट कर रही है और कैसे हमारे देश में कानून उसके लिए बनाए जा रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर केस था ये भी ऐसा नहीं कि किसी 1-2 इंसान ने सुन लिया हो। राइट टू प्राइवेसी का जो केस था ये टोटल मिलाकर 9 जज थे यहाँ पर जिनके द्वारा ये पूरा केस सुनाया गया था। क्योंकि अपने ही आप में इतना बड़ा जजमेंट था ये कि हर एक भारतीय को उसको अधिकार दे रहा था कि उसकी प्राइवेसी को जो प्रोटेक्ट किया जा सके। और ये किसके लिए, एक छोटा सा बच्चा भी अगर आज पैदा हुआ है ना उसकी भी प्राइवेसी आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि हर एक इंसान को प्राइवेसी फंडामेंटल राइट बना दिया इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद में। आप लोगों को इसके बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है आप लोगों को यहां से समझ में आएंगे और ये पर्टिकुलर जो कानून है इसका जिस्ट आप लोगों को समझ में आएगा कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था यार। आप लोग ध्यान से सुनना, अभी आप लोग समझ जाओगे। यहां पर प्राइवेसी, इससे पहले आप लोग पहले बोलते थे कि अच्छा हम लोग बाथरूम में हैं, हम लोग एक तरीके से हमारे बदन पर कपड़े नहीं हैं या किसी ऐसे स्पेस में है उसको हम लोग प्राइवेसी बोला करते थे। कहीं वॉशरूम में है, कहीं बाथरूम में है, ये सब प्राइवेसी थी। पर इस पर्टिकुलर कानून ने आप लोगों की प्राइवेसी जो है वो पब्लिक स्पेस में भी ला दी। यानी कि पब्लिक स्पेस में भी आप लोगों की जिंदगी में कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। यानी कि प्राइवेसी का जो एरिया था वो इतना ब्रॉड कर दिया कि अब हर एक इंसान जो है वो अपनी लाइफ अपने हिसाब से एंजॉय कर सकता है। यानी कि अगर कोई भी आप लोगों के इस अधिकार का हनन करता है तो संविधान में आप लोगों को पता है आर्टिकल 32, ये बेसिकली जिसको भीमराव अंबेडकर जी ने हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था, ये आप लोग इसका सहारा लेके डायरेक्ट कोर्ट मूव कर सकते हैं कि हमारे साथ में ये गड़बड़ हुई है और इसको थोड़ा सा देखिए और सुप्रीम कोर्ट जो है फिर उस पर शानदार जजमेंट देगा। पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया गया यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि कोई भी आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो अगर आप लोग ही दे रहे हो तो सही है, आप लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन अपने हिसाब से नहीं ले सकता। तो पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई यहाँ पर बेसिकली इसी पर्टिकुलर कानून के तहत। इसी में यहाँ पर यह भी देखा गया कि जो राइट ऑफ इंडिविजुअल है, ठीक है, तो उसका इंडिविजुअल का राइट है यहाँ पर एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी यहाँ पर, आप लोगों को कोई भी डेटा है, इवन यहाँ पर चाहे स्टेट भी है और चाहे कोई प्राइवेट प्लेयर है,
यानी कि दोनों बेसिकली किसी भी तरीके से, चाहे यहाँ पर टेक्नोलॉजी या फिर किसी भी और तरीके से, एक उसका आप लोगों के जो डेटा का कोई हनन नहीं कर सकता। आप लोगों की प्राइवेसी जो है वहां पर मेंटेन रखनी है, और प्राइवेसी को एक इंट्रिंसिक पार्ट बना दिया। इसको कहते हैं बेसिकली जैसे इंसान जो पैदा हुआ है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक उसकी जिंदगी जो है उसमें उसकी पर्सनल लाइफ और लिबर्टी है, और आर्टिकल 21 यहां पर इसी के बारे में बात करता है। तो यही चीज जो है इसने दुनिया के सामने खोलकर रख दी। राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट और प्रोटेक्ट करता है दोनों के खिलाफ, चाहे कोई स्टेट हो चाहे कोई नॉन स्टेट, यानी कि चाहे कोई आप लोग बोल सकते हैं कोई सरकारी एक तरीके से कंपनी या फिर कोई सिस्टम या फिर कोई सरकारी या फिर नॉन सरकारी भी हो, तो यहां पर आप लोगों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराई जाएगी। आप लोगों की प्राइवेसी को कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। सेंटर जो है, सेंटर की अगर बात करें, इनकी जो सरकार है, सेंटर आस्क्ड टू पुट इनटू द प्लेस ए रोबस्ट रिजीम फॉर द डेटा प्रोटेक्शन, यानी कि जैसे ही ये यहां पर सिस्टम इंप्लीमेंट किया गया, तुरंत कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यहां पर डायरेक्शन दी कि एक प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन का कानून देश के अंदर में आना चाहिए, ताकि इंडिविजुअल पर्सन की डेटा को यहां पर प्रोटेक्ट किया जा सके। और इसी के चलते आधार जो यहां पर व्हाट्सएप प्राइवेसी और ये सारे जो यहां पर गे राइट्स थे वो भी सारे पब्लिक में आ गए, क्योंकि उस टाइम पर ये भी कई सारे केस चल रहे थे। तो यहां पर इनकी भी सुनवाई जो है अब उसको एक डायरेक्शन मिल गई जैसे ही ये केस आया। यानी कि ये कहते हैं कि एक तरीके से कास्केडिंग इफेक्ट, यानी कि एक अगर बहुत सारी साइकिल अगर लाइन में खड़ी है, एक साइकिल को धक्का दो तो सारी साइकिल गिरना स्टार्ट हो जाएगी। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे ये केस आया इससे और कई सारे पत्ते खुलने स्टार्ट हो गए। यूथेनेसिया, यूथेनेसिया क्या होता है? किसी इंसान की इच्छा मृत्यु आप लोग बोल सकते हैं। तो यहां पर इंडिविजुअल का राइट दे दिया कि रिफ्यूज लाइफ प्रोलॉन्ग मेडिकल ट्रीटमेंट, और यहां पर टर्मिनेट कर सकता है अपनी लाइफ अगर वहां पर वो ऐसे जोन में है जहां पर बेसिकली वो वापस नहीं आ सकता है। तो राइट टू प्राइवेसी को यहां पर भी इंप्लीमेंट किया गया। और इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर मुझे देखने को मिलता है वो ये लास्ट वाला, अगर कोई वुमेन अगर किसी बच्चे को जन्म देना चाहती है या फिर जन्म नहीं देना चाहती है, ये उसकी चॉइस है, क्योंकि बच्चा जो है वो इसके पेट में है। तो यहां पर भी ये भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर में ला दिया। और आज की डेट में तो अगर कोई आप लोग अपनी शादी करना चाहते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की चॉइस है, ये भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद में राइट टू प्राइवेसी का दायरा इतना बड़ा बढ़ा दिया कि आज की डेट में हम लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। आज की डेट में हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो हैं वो भी यहां पर इसका पार्ट थे, आप लोग ये देख सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहां पर ये है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो जज थे जिनके द्वारा यहां पर ये जजमेंट दिया गया। और इसीलिए आज की डेट में हमारे संविधान के अंदर में जब हम लोग राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करते हैं, आर्टिकल 21 से हम लोग उसको एंजॉय कर पाते हैं। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो हमारे बीच में आज की डेट में देखने को मिलती है, वो जस्ट इन इंसान की वजह से जिनके द्वारा यहां पर ऐसा कुछ स्टेप उठाया गया, वरना ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। तो एक इसी तरीके से मैंने बोला था कि हर एक आज की डेट में भारतीय जो है वो इनका एहसान मंद है। जैसे ही हम लोग आगे बढ़े और राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया, उसके बाद में सबसे ज्यादा जो शोर मचाने वाला केस निकल कर आया 2017 के बाद में, ये था नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। नवतेज सिंह जौहर साहब जो है ये एक संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड विनिंग भारतीय नाट्यम एक एक्सपोनेंट थे यहाँ पर, ये जो कि एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए एक एक्टिविस्ट का भी काम किया करते थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने सेक्शन 377 के बारे में सुना होगा कि यहाँ पर अगर सेम सेक्स के इंसान है, यानी कि एक लड़का एक लड़की, वो आपस में अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, और इसको राइट टू प्राइवेसी बना दिया। और सेक्शन 377 जो था उसको नल एंड वॉइड करार दे दिया इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता का, जो कि यहां पर इस चीज को कानूनन गैर अपराध माना, एक तरीके से अपराध की कैटेगरी में रखा करता था। तो बोला गया कि प्राइवेसी जो है जब फंडामेंटल राइट बन चुकी है तो यहां पर इसका कोई मतलब नहीं बनता है सेक्शन 377 का, इसको यहां से डिलीट मारो। अब हर एक इंसान जो है अपने हिसाब से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकता है। इसी पर्टिकुलर केस के बाद में यहां पर यह बोला गया था कि अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के अंदर में अगर आप लोग जाते हैं, या फिर यहां पर बात की जाती है अगर कोई यहां पर पर्सन, दो लड़के आपस में शादी करना चाहते हैं, दो लड़की आपस में शादी करना चाहते हैं, इसको भी अलाउ कर देना चाहिए। तो ये भी केस जो है वो अभी यहां पर कई बार कोर्ट में जाता है, और इसके ऊपर गवर्नमेंट जो है वो बोलती है इससे हमारी सोसाइटी का ताना बाना जो है वो बिगड़ जाएगा। आप लोग की क्या राय है, ऐसा कुछ अलाउ करना चाहिए या फिर नहीं? इसमें आप लोग क्या समझते हैं बताइएगा जरूर। राइट ऑफ द एडल्ट टू मैरी, यानी कि अगर आप लोग किसी इंसान से शादी करना चाहते हैं तो ये आप लोग की चॉइस होनी चाहिए कि आप लोगों को शादी करना है, किस कास्ट में करना है, किस रिलीजन में करना है। ये राइट टू ऑटोनॉमी और सेल्फ रिकग्निशन के अंदर में आता है। तो इसको भी राइट टू प्राइवेसी के अंडर में डाला गया कि ये इंसान की इंडिविजुअल लाइफ है, उसको खुद से डिसीजन लेने दो। जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था 2018 का।
ये काफी एक डिफरेंट तरीके का केस था यहाँ पर। इससे पहले जो एडल्ट्री था वो एक तरीके से क्रिमिनल कैटेगरी में आता था। एडल्ट्री मतलब अगर यहाँ पर एक लड़का और लड़की शादी करते हैं और उसके बाद में अपनी शादी के बाहर जाकर किसी और के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, तो यहाँ पर लड़के को कहीं ना कहीं बेसिकली इसका खामियाजा भुगतना पड़ता था, जबकि लड़की के ऊपर यहाँ पर इसका केस नहीं चलता था। तो ये एडल्ट्री के केस में यहाँ पर उसको इक्वल बनाया गया और इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। बोला गया कि ये सेक्सुअल लिबर्टी है, प्राइवेसी है, हर एक इंसान जो है वो अपनी जिंदगी अगर किसी और के साथ में कंफर्टेबल कर रहा है, तो जब डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है तो किसी के साथ में अपनी फिजिकल रिलेशन भी बना सकता है। तो ये बहुत बड़ा चेंज सोसाइटी में देखने को मिलता है यहाँ पर कि हाँ 2018 में इसको भी डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ये सारी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई? ये सारी चीजें केएस पुत्तास्वामी केस के बिना पॉसिबल ही नहीं थी, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, ये काफी एक डिफरेंट तरीके का केस था, जिसमें कोई इंडिविजुअल इंसान अगर अपनी लाइफ देना चाहता है, मतलब अपनी लाइफ एंड करना चाहता है। आप बोलोगे सर लाइफ एंड क्यों करनी है? आप लोग सोचो कोई इंसान जो है वो 20 साल से एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जिंदा है यहाँ पर, ठीक है, वेंटिलेटर पर बेसिकली पड़ा हुआ है, तो वो इंसान जो है क्या जरूरी है उसको उसी तरीके की लाइफ जीना? वो उससे बेसिकली परेशान हो चुके हैं, वो अपनी लाइफ को खत्म करना चाहता है। तो बोला गया कि इसी के अंदर में एंड ऑफ लाइफ केयर, इसी के साथ में यहाँ पर राइट टू डाई विद डिग्निटी, तो इसके अंदर में इसको आगे लेकर चलने की कोशिश की गई। यानी कि इतने बड़े बड़े और ऐसे ऐसे केस यहाँ पर निकल कर आए जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं समाज के अंदर में एक ह्यूज इंपैक्ट डालने वाले, जिसकी अब तक कोई ढंग से डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी कि इन केस को किधर लेकर जाना चाहिए। पर केएस पुत्तास्वामी केस ने इन सब केस को जो है वो एक डायरेक्शन दे दी है कि नहीं? तो इसलिए यहाँ पर ये केस जो है वो एक अल्टीमेट केस आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, केएस पुत्तास्वामी केस जो था। इसी पर्टिकुलर केस के बाद में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट हुआ देश के अंदर में, डेटा पर्सनल प्रोटेक्शन बिल लेकर आया गया यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर डिजिटल पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने की बात की गई। इससे पहले बीएन श्री कृष्णा कमेटी जो है वो सेट की गई। तो एक कमेटी का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये थी बीएन श्री कृष्णा कमेटी, ठीक है। तो ये याद रख लेना किशन भगवान जो है वो आपके डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए आ गए। इसमें डिफाइन किया गया कई सारे जो कॉन्सेप्ट थे ताकि चीजों को इजी बनाया जा सके। सबसे पहले तो यहाँ पर डेटा प्रिंसिपल और डेटा फिड्यूसरी के बारे में बात की गई। डेटा प्रिंसिपल यानी कि जिसका डेटा कलेक्ट किया जा रहा है, यानी कि जैसे मान लीजिए आपका डेटा कोई कलेक्ट कर रहा है तो ये आपसे परमिशन लेनी यहां पर जरूरी है क्योंकि आपका डेटा है। डेटा फिड्यूसरी कौन है? जो कि कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म, कोई इंडिविजुअल, कोई स्टेट हो सकता है जो कि आपका डेटा जो है जो प्रोसेसिंग कर रहा है। तो यहां पर इन दोनों को बाकायदा डिफाइन किया गया और कितनी रिस्ट्रिक्शन रहेगी यहां पर डेटा फिड्यूसरी के ऊपर ताकि वो आप लोगों का डेटा आपकी परमिशन के बगैर न ले, और अगर ले भी लिया है तो उसको कब तक रखना है ये यहां पर कंफर्म होना चाहिए, उसके बाद में वो डिलीट हो जाना चाहिए। इसी के बाद में यहां पर राइट टू इंफॉर्मेशन की बात आई निकलकर कि एक इंसान जो है वो अपनी चॉइस कब चूज कर पाएगा, जब उसके पास में इंफॉर्मेशन होगी। तो हमारे देश के अंदर में जितने पॉलिटिशियन हैं उनके चलते यहाँ पर वो अपना डेटा नहीं बताते थे कि हाँ वो बेसिकली इलेक्शन तो लड़ना चाहते हैं, पर लेकिन कितने केसेस चल रहे हैं, कितनी उनके ऊपर आज के डेट में जो है उनके पास में संपत्ति है, क्या क्या उन्होंने हरकतें कर रखी है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो पब्लिक में आना जरूरी है। तो ये इन्फॉर्मेशन की बात की गई। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट तो आप लोगों को पहले से देश में देखने को मिलता ही है। सबसे बड़ी बात थी राइट टू कंसेंट की बात की गई। जब तक एक इंसान जो है वो अपनी परमिशन न दे दे तब तक आप लोग उसकी चीजें जो है वो इकट्ठा नहीं कर सकते। और ये था राइट टू इरेज। ये काफी ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। आप लोगों को याद होगा कई सारे ऐसे केसेस निकल कर आते हैं समाज में। मान लीजिए एक कोई पर्सन है, एक एक्टर थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उन्होंने रोड पर दारू पीकर चल रहे थे तो उसकी वजह से यहाँ पर एक उनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसने काफी सारी बदतमीजी की उस टाइम पर वो शराब के नशे में था। तो शराब के नशे में था तो वहां पर फिर उसके बाद में उसको जेल हो गई और वो अपनी जेल की सजा काट के आया, लगभग 2 या 3 साल जितने भी काटी। उसके बाद में जब बाहर आया तो बाहर देखा उसकी इमेज जो है वो इतनी गंदी हो चुकी थी जिसकी कुछ हद नहीं है। कोई भी उसको ढंग से ट्रीट करने के लिए तैयार नहीं था। उसकी शादी भी नहीं हुई थी तो उसकी शादी भी नहीं हो रही थी, कोई भी आ रहा था देख रहा था तो चला जा रहा था कि ये तो वही इंसान है जो वायरल हुआ था, क्योंकि उसकी वो वीडियो वायरल हो गई थी। तो कोर्ट में गया और कोर्ट में जाके बोला कि मैंने जो गलती की थी उस गलती की सजा मुझे ऑलरेडी मिल गई है, और जब मुझे गलती की सजा मिल गई है तो उसका खामियाजा अब मैं फिर भी क्यों भुगत रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि मेरा जो भी डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, जो भी वीडियो ऑनलाइन पड़ी हुई है, जिसको आज की डेट में कोई भी देखता है और यहां पर बेसिकली बोलता है तो वही इंसान है, वो सारा इरेज कर दे जाए। यानी कि मेरी कोई भी गलत इंफॉर्मेशन जो है वो अब अवेलेबल नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने जो गलती की थी मैं उसकी सजा पा चुका हूं। तो ये बहुत बड़ा यहां पर डिस्कशन हुआ और यहां पर राइट टू इरेज भी इसी कैटेगरी में फिर यहां पर डाला गया। राइट टू नॉमिनेट भी यहां पर आया कि आप लोग नॉमिनेट कर सकते हैं, तो ये भी यहां पर फंडा निकल कर आया। तो डेटा प्रोटेक्शन जो है यहाँ पर, ये एक डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर सिस्टम को कैसे इन्फोर्स करना है इस बिल के बारे में ये सारी बात की गई। तो ये पॉसिबल ही नहीं था
अगर राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट न बनाया गया होता 2017 में, तो ये सारी बातें जो हम लोग सुन पा रहे हैं, ये सारी बातें सुनने को नहीं मिलती। इसके लिए जो बिल प्रेजेंट किया गया उसमें कई सारी बातें सामने निकल कर आई थी कि क्रॉस बॉर्डर एक देश से दूसरे देश में अगर किसी का डेटा जाना है तो कुछ नोटिफाइड कंट्री के पास में ही जाएगा, यानी कि हर एक कंट्री के पास में यहाँ पर डेटा जाएगा। उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात की गई। डेटा फिडिशरी जो डेटा इकट्ठा करती है, अगर वो कुछ गलत काम करती है, डेटा का ब्रीच करती है, तो 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ तक का यहाँ पर उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। अगर आप लोग अपना डेटा गलत देते हैं तो आपके ऊपर ही पेनल्टी लग सकती है, यानी कि जो ऑनलाइन सर्विस आप लोग ले रहे हैं उसके लिए अगर आप लोग डेटा गलत दे रहे हैं तो ये भी एक गलत काम होगा यहाँ पर। इसी के साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पर देश की सिक्योरिटी के नाम पर, इसी के साथ में स्टेट की सिक्योरिटी के नाम पर, फ्रेंडली नेशन के साथ में अपने रिलेशन बनाने के नाम पर, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर प्राइवेसी वाली बात है इसको साइड में कर सकती है जब यहाँ पर देश की सिक्योरिटी के बारे में बात की जाए तो। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि कुछ छूट भी यहाँ पर देने की बात यहाँ पर की गई थी इस पर्टिकुलर बिल के अंदर में। अभी ये जो बिल है ये लेटेस्ट फॉर्म में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। आप लोगों को पता है 2023 में यहाँ पर लेटेस्ट बिल जो है वो प्रस्तुत किया गया था इसी चीज को और पुख्ता बनाने के बाद में यहाँ पर बेसिकली, और यहाँ पर ये केस पुत्तास्वामी केस के कारण यहाँ पर ये फिर से पब्लिक में आप लोगों को चीजें देखने को मिली। ये पर्टिकुलर जो केस है इतना इंपॉर्टेंट था कि तुरंत 2017 में यूपीएससी ने यहाँ पर आप लोग देखते हैं कि मेंस के अंदर में भी क्वेश्चन पूछ लिया कि एग्जामाइन द स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट, ये यहाँ पर इन द लाइट ऑफ द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट राइट टू प्राइवेसी। यानी कि जैसे ही ये जजमेंट आया, इस जजमेंट की आप लोग इंपॉर्टेंस देखें, यूपीएससी ने मेंस के अंदर में यहाँ पर क्वेश्चन पूछ दिया और प्रीलिम्स के अंदर में तो काफी लार्ज स्केल पर क्वेश्चन पूछा गया। जैसे 2018 में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, फिर 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, वो भी डायरेक्ट राइट टू प्राइवेसी किस आर्टिकल के अंदर में आता है, ये यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। यकीन हो रहा है आप लोगों को? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर आर्टिकल 21 डायरेक्ट क्वेश्चन बिल्कुल। यहां पर देखिए 2018 में हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट पूछा था, 2021 में तो मस्त आ गया बिल्कुल यूपीएससी। मुझे लग रहा थोड़ा सा टफ पूछना चाहिए था। जिस तरीके से 2018 में देखिए राइट टू प्राइवेसी जो है प्रोटेक्ट किया जाता है यहाँ पर किसके अंदर में बोला गया बेसिकली ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर आर्टिकल 14, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर देखिए है आर्टिकल 21 एंड द जो यहाँ पर गारंटी होती है पार्ट 3 के अंदर में, यानी कि पार्ट 3 भी पूछ लिया। जैसे बोलता है ना कि आप लोग हमेशा मैं बोलता हूँ कि पार्ट 3 के अंदर में जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को फंडामेंटल राइट मिलेंगे आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में। उसके अंदर में जब आप लोग जाकर झांकेंगे तो आर्टिकल 21 जो है वो आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर फिर भी 2 पार्ट तो एटलीस्ट पूछे, पार्ट के बारे में पूछ ले यहाँ पर, ठीक है, ताकि एटलीस्ट थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इंसान को हो जाए। पर लेकिन यहाँ पर तो बिल्कुल कुछ कंफ्यूजन देने की कोशिश ही नहीं करी। कई बार कहते हैं ना कि यूपीएससी में क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, 18 का क्वेश्चन 21 में रिपीट कर दिया और भी और आसान शब्दों के साथ में देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया भी गया है। डेटा प्रोटेक्शन जो बेसिकली बिल के बारे में आप लोगों को बताना है, तो पर्पसफुल डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात की गई बेसिकली, ठीक है, वो सॉरी डिसमिनेशन के बारे में बात की गई, कैसे प्रसार करना है, डेटा एक्यूरेसी के बारे में बात करी, डेटा मिनिमाइजेशन के बारे में बात करी, और इसी के साथ में अकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की। तो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो सारी की सारी स्टेटमेंट जो है यहाँ पर करेक्ट है। ये सारी की सारी बातें डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये है आप लोगों के सामने बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसको आप लोग अटेम्प्ट करना। इतनी सारी बातें जानने के बाद में अब तो जजमेंट भी पता चल गया, उसके बाद में क्या क्या कंडीशन है सारी बातें आप लोगों को बता दी। आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। पूरा का पूरा जजमेंट आप लोगों को डिटेल में एक एक शब्द जो है वो आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब अच्छे से आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं, है कि नहीं? बताइए कैसा लगा आर्टिकल, मजा आया कि नहीं आया? तो के.एस. पुत्तास्वामी जी को एक तरीके से दिल से धन्यवाद। और उनकी एज जो है आज की डेट में 97 हो चुकी है, ठीक है। तो उनकी उम्र जो है वो 100 पार करे यार, और अच्छे से वो जिंदा रहें और इसी तरीके से अपना काम करते रहें। अच्छा, ये गाना किस किसी ने सुना है? महंगाई की महामारी ने हमरा भट्टा बिठा दिया, अरे चले गरीबी हटाने गरीबों को हटा दिया। कौन सी मूवी का सॉन्ग है बताइए जरा। आज ये गाना क्यों सुनाया? ये गाना इसलिए सुनाया क्योंकि हम लोग बात करेंगे महंगाई के बारे में। महंगाई मतलब इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन इंग्लिश में। मतलब महंगाई का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्ट आज की डेट में आप लोग खरीद रहे हैं और वो आज की डेट में आप लोग को मान लीजिए 5 रुपए का मिल रहा है, वही सेम प्रोडक्ट आप लोग को 2 साल बाद में वही प्रोडक्ट आप लोग को 25 रुपए का मिल रहा है। तो क्या हो गया यहाँ पर? ये महंगाई है भैया, ठीक है। आज की डेट में अगर आप लोग देखते, पहले गांव में था, जब मतलब गांव में रहा करते थे 3-3 और 5-5 रुपए में बाल कट जाया करते थे। वही बाल काटने के आज की डेट में जो है वो आप लोग देखते हैं यहाँ पर 100 से 150 रुपए यहाँ पर आराम से मार लेते हैं, ठीक है।
अगर आप लोग किसी भी अगर ठीक सी जगह बाल कटाने जाओगे और ये 500 और हजार रुपए यहाँ पर लेते हैं। हालांकि गांव में आज के दिन में भी कमी है, पर लेकिन सिटीज में जो है काफी लार्ज स्केल पर ये चीजें बढ़ती जा रही है। जो चाय का कप पहले 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए का आता था, अब वो चाय सुट्टा बार और एमबीए चाय वाले जो बड़े बड़े खिलाड़ी आ गए तो उसके बाद में वही चाय का कप जो है आप लोगों को 20 से लेके 25 रुपए का देखने को मिलने लगा है। तो ये क्या है? ये है महंगाई। अब मान लीजिए चाय की उदाहरण लिया मैंने, तो चाय के बारे में बात कर लेते हैं। वैसे चाय का शौकीन नहीं हूं मैं, पहले ही बता दूं, ठीक है बस उदाहरण के तौर पर समझा रहा हूं, क्योंकि चाय जो है पानी के बाद में सबसे ज्यादा पिए जाने वाला पेय पदार्थ है हमारे देश के अंदर में, तो इसलिए आप लोग समझ पाएंगे। आप में से कौन कौन चाय का शौकीन है? ऐसा नहीं कि मुझे चाय पसंद ही नहीं है, ऐसा नहीं कि मतलब चाय पसंद है, पीता हूँ जब मन करता है, मतलब एक तरीके से जब घर पे बनाई जाती है बाकायदा मम्मी के द्वारा अच्छे से, तो पी भी जाती है, ठीक है। यानी कि बाहर जैसे टपरी उपरी पर पी लेता है ना, तो वो वाली मतलब मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आती, अजीब सी बनाते हैं, पता नहीं क्या, मतलब एक तरीके कम चीनी डाल के, एक दूध बिल्कुल है ही नहीं उसमें, पत्ती इतनी ज़्यादा है जिसकी कुछ हद नहीं है। मुझे लगती है उन्हें दूध हो उसमें और बहुत ही कम पत्ती हो उसमें, और वो वाली बस मजा आता है, फिर नहीं तो दूध में पत्ती लगा के पीना वो वाली फीलिंग देती है। पर लेकिन यहाँ पर मुद्दा क्या है? मुद्दा है कि जैसे अगर चाय आप लोग बना रहे हैं, तो चाय में दूध भी है, चाय में चीनी भी है, चाय में पानी भी है। चलिए पानी फ्री लगा लेते हैं, पर पानी की भी अगर बोतल लेकर कोई बना रहा है और चाय बनाने में गैस भी लग रहा है, तो चाय का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह है कि इन प्रोडक्ट का भी प्राइस बढ़ रहा होगा बैक एंड में, इसी की वजह से चाय जो है वो यहाँ पर महंगी हो गई। अगर दूध का पैकेट पहले 15 रुपए का आ रहा था, वही दूध का पैकेट आज जो है वो 25 रुपए का आ रहा है, तो चाय का भाव जो है वो अपना आप बढ़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि उसमें यूज किए जाने वाले जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, इसलिए यहाँ पर उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। रिसेंटली अभी जो एनालिसिस किया गया उसमें यह बताया गया कि महंगाई देश के अंदर में इतनी बढ़ गई है कि ये 15 महीने में हाईएस्ट देखने को मिल रही है। इवन कई सारे लोग तो ये बोल रहे हैं कि जो उनकी थाली है, मतलब एक तरीके से जो थाली में सामान खाने को इंसान रखता है, वो इतना महंगा हो गया है कि एक नॉर्मल इंसान जो है वो उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इतनी बुरी कंडीशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। सही है या फिर गलत, आप लोग खुद बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, इन्फ्लेशन को चेक किया गया है जो कॉफी का कप होता है उसके कंपेयर में यहाँ पर बेसिकली। और जो डेटा होता है ना हमारे देश में, जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो NSO के द्वारा ये इकट्ठा किया जाता है, जिसको नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस आप लोग बोलते हो। इसी को हिंदी में हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय बेसिकली बोलते हैं, जिसके द्वारा ये डेटा प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर ये डेटा दिखा रहा है कि 1970 में जो चाय हुआ करती, कॉफी बेसिकली कॉफी हुआ करती थी यहाँ पर, वो थी यहाँ पर $0.25। यही 1980 में $0.45 हो गई, 1990 में 0.75 और यहाँ पर 2000 में $1 होगी, और वही 2022 में जब आप लोग जाएंगे तो लगभग $2 के बराबर है। अगर $1 की वैल्यू आप लोग 80 रुपए भी लगाते हैं तो इसका मतलब सीधे सीधे ये होगा कि 160 रुपए का एक कॉफी का कप आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये इतना ज्यादा इन्फ्लेशन यहाँ पर आप लोगों को बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसलिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, बड़े बुजुर्ग कई बार बोलते हुए पाए भी जाते हैं, अगर किसी को आप लोग पैसा यानी कि मनी उधार दे रहे हो और आप लोग उसको बोल रहे हो कि भाई हमें इंटरेस्ट मत देना, तो आप लोग अगर ऐसी दुनिया में रह रहे हो जहां पर इन्फ्लेशन जो है काफी रेट से बढ़ रहा है, तो आप लोग अपने पैसे की वैल्यू जो है वो डिक्रीज पाओगे। मतलब किसी को आप लोगों ने 10,000 रुपए दिए आज के दिन में, वो इंसान जो है वो 10,000 रुपए जो है वो आप लोगों को 5 साल बाद जो है वो रिटर्न कर रहा है। 10,000 रुपए से आज की डेट में आप लोग जो सामान खरीद सकते हो, 5 साल बाद आप लोग वो सामान 10,000 रुपए से नहीं खरीद पाओगे। उस सामान को खरीदने के लिए हो सकता है आप लोगों को 12,000 या फिर 15,000 रुपए देना पड़े। तो इसका मतलब ये कि अगर सेम अमाउंट आप लोगों को मिलता है 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो सीधा सीधा आप लोगों का अमाउंट जो है ये समझिए डिक्रीज हो चुका है। इवन अगर बैंक में भी आप लोग पैसा रखते हैं, अगर वो आप लोग को 4 रुपए का इंटरेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, 4 रुपए का 5% का इंटरेस्ट अगर आप लोगों को दे रहे हैं, पर लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गए हैं, मान लीजिए 10%, ठीक है, तो अभी भी आप लोग 5% जो है वो नेगेटिव में चल रहे हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि बैंक में रखा पैसा भी आप लोगों का बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। पर लेकिन ये चीज हमें फील नहीं हो पाती है, इसलिए हम लोग इन चीजों को इग्नोर करते रहते हैं मैक्सिमम टाइम। तो इन्फ्लेशन तो बड़ी गंदी चीज है यार, देखने से तो ये लग रहा है, पर लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा गंदा नहीं होता है। इन्फ्लेशन के जो कोज होते हैं मैं आप लोगों से जब वो डिस्कस करूंगा तो ये बड़ी ही आसान शब्दों में एक स्लाइड, ये स्लाइड एक रामबाण स्लाइड है जो कि सारी चीजें आप लोगों को बड़ी आसानी से समझा देगी। जैसे कि एक बोला गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, एक बोला गया कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, एक बोला गया बिल्ट इन इन्फ्लेशन।
तो यानी कि इन्फ्लेशन के जो कोज होते हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर कि किस किस रीजन की वजह से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ती है। इन्फ्लेशन जब यहाँ पर बढ़ता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो ये इकोनॉमी के लिए बड़ा शानदार माना जाता है। इससे इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो बढ़ती नजर आती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो मार्केट में उनकी डिमांड जो है वो काफी कम है, इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है कोई कंपनी बना भी नहीं रही है, और जो बना रही है वो जहां पर लाकर रख दिए गए हैं गोडाउन में वहीं पर ही पड़े रहते हैं, वो बेसिकली कोई उनको खरीद नहीं रहा है, ठीक है। पर लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड जो है वो बढ़ना स्टार्ट हो गई, अब यहाँ पर और ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बनने स्टार्ट हो गए, और ज्यादा लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो गया क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। तो डिमांड की वजह से यहाँ पर इकोनॉमी के अंदर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, तो इसको यहाँ पर डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इकोनॉमी के लिए कई बार काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी वजह से गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई है वो और अच्छे लेवल पर बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, और इकोनॉमी में वो कहते हैं कि बाहर आ जाती है जब लोगों को जॉब मिलती है। तो इसलिए डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो अच्छा होता है। तो कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि अच्छा है बुरा है, तो इसलिए इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कोस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है पुल और पुश, ठीक है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। कोस्ट पुश, पुश मतलब धकेलना, तो ये इन्फ्लेशन जो है ये काफी गलत होता है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ पर दूध का भाव बढ़ गया, ठीक है, चाय की पत्ती का भाव बढ़ गया, चीनी का भाव बढ़ गया, इसकी वजह से हमारा चाय का कप जो है वो महंगा हो गया। इसी के साथ में जैसे गैस का प्राइस अगर बढ़ गया तो ओला उबर जो आज के डेट में इसके ऊपर चलती हैं वो आप लोगों से किराया जो है वो ज्यादा वसूलने स्टार्ट कर देंगे। सीएनजी का प्राइस बढ़ गया तो सीएनजी के ऑटो हैं आप लोगों से पैसा ज्यादा लेने स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक गलत तरीके का आप लोगों को यहाँ पर इंडिकेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर डिमांड की वजह से ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है, यहाँ पर तो नॉर्मली आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि बाहर देश से हम लोग इसको लेकर आ रहे हैं, जैसे मान के डेट में सऊदी अरेबिया से हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर ईरान से इराक से हम लोग आज के डेट में तेल लेकर आ रहे हैं या फिर गैस लेकर आ रहे हैं, और वहां से हमारे देश में लाकर उसके ऊपर दुनिया भर का टैक्स लगाया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा महंगा हो जाता है कई बार, और उसका नेगेटिव इंपैक्ट एक नॉर्मल इंसान के ऊपर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये कॉस्ट की वजह से जो इन्फ्लेशन होता है वो ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। बुल्ट इन इन्फ्लेशन जो है ये एक ऐसा इन्फ्लेशन है, मान लीजिए आप लोग जो है महीने के एंड में आ चुके हैं, ठीक है, अब आप लोग को सैलरी मिलती है, जैसे फर्स्ट डेट आ जाती है तो आप लोग के अकाउंट में सैलरी का मैसेज आता है, टन एकदम आप लोगों को लगता है वाव, अकाउंट जो है फिर से उसके अंदर में बाहर आ गई। आप लोग तुरंत जो है दुकान पर जाते हैं और सामान खरीदना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग ये सोचो कि 1 से 10 के बीच में हर एक जो पर्टिकुलर पर्सन जो है वो काम करता है, उसकी सैलरी ट्रांसफर हो जाती है। तो इस टाइम पर मार्केट के अंदर में बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो उसकी वजह से वो पर्टिकुलर सामान जो है उसका प्राइस कई बार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये किसकी वजह से होता है? जैसे वेज इंक्रीज हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस जो है वो इंक्रीज होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। ये सबसे गंदा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये थोड़ा बेटर है, ये भी थोड़ा बेटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे बेस्ट कौन है? वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो इसलिए यहाँ पर इनके कोज मैंने आप लोगों को बता दी कि क्या क्या कोज मेन हो सके जिसकी वजह से यहाँ पर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आप लोगों को बढ़ती नजर आती है। तो ये आप लोग को एटलीस्ट पता होने चाहिए। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं, ये दो तरीके से होता है। एक तो बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसमें होलसेल यानी कि थोक के भाव में कोई सामान खरीदता है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी खरीद कर लेकर आती है फिर आपको सप्लाई करती है, ठीक है। तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो वहां पर एक जो इन्फ्लेशन होता है उसमें जो महंगाई बढ़ती है उसका देखने को मिलता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है जिससे डायरेक्ट आप लोगों के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है वो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर मतलब यानी कि उपभोक्ता, जैसे हम और आप। तो यहाँ पर जो डायरेक्ट सामान खरीदते हैं तो उसके ऊपर जो इंपैक्ट पड़ता है इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की कैटेगरी में रखा गया है। ये यहाँ पर आप लोगों को जो चेंज होता हुआ नजर आता है ये डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है। यहाँ पर रिटेल बायर बोलते हैं बेसिकली, और यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, ये बेसिकली जो रिलीज किया जाता है ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा यहाँ पर रिलीज किया जाता है। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है मैंने पहले भी आप लोगों से जिक्र किया था, ये राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय इसको बोलते हैं। और ये नाम बिल्कुल ऐसा ही नहीं है, ये टाइम टू टाइम जो है वो नाम चेंज होता हुआ नजर आता है। सोना मोना टोना कोना, तो इसके नाम चेंज हुए हैं। पहले इसको सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट बोला करते थे जब इसको बनाया गया था 1951 में। इसके बाद में इसका नाम जो है वो चेंज कर कर यहाँ पर 1954 में यानी कि 3 साल बाद CSO कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये भी पसंद नहीं आया तो तीसरी बार इसका नाम सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया।
और फिलहाल के टाइम पर रिसेंटली अभी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस दोनों को मिलाकर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस कर दिया, जो आज के डेट में हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। और ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलता है, जो कि बनाया गया था डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन को मर्ज कर 1999 में। तो आज की डेट में याद क्या रखना है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है, ये यहां पर रिलीज करता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यहां पर इस पर्टिकुलर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। पर लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आप लोगों को अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर इसके सब ग्रुप आप लोगों को यहां पर नजर आते हैं, जैसे फूड आप लोग आज के डेट में, हाउसिंग, क्लोथ्स, इनमें फुटवेयर या फिर जो भी ऐसे सामान है जिसका प्राइस बढ़ता हुआ आप लोगों को यहां पर नजर आता है। तो इसको 4 कैटेगरी में डाला गया है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यहां पर एग्रीकल्चर जो लेबरर है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर रूरल लेबरर और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल और अर्बन कॉम्बिनेशन का। तो यहां पर आप लोगों को जो देखने को मिलेगा, जो फर्स्ट 3 हैं इनको जो रिलीज किया जाता है वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर, यहां पर जो बेसिकली है लेबर ब्यूरो, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर में आता है। पर लेकिन जो 4th है यानी कि सीपीआई, जो यहां पर रूरल एंड अर्बन वाला जो कॉम्बिनेशन है, ये एनएसओ के द्वारा कंबाइन किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंदर में आता है। और इन सबको यहां पर चेक करने के लिए बेस ईयर जो है वो 2012 इस्तेमाल किया जाता है। बेस ईयर का क्या फायदा होता है, इससे ये चेक कर पाते हैं कि कितना बढ़ रहा है, यहां से कितना घट रहा है। तो एक ऐसा डेटा निकल कर आता है जिसके बेस पर हम लोग अपने आप को काउंट कर पाते हैं, ठीक है। और ये इन्फ्लेशन जो है, पहले आरबीआई बहुत सारे काम किया करता था, पर लेकिन आरबीआई के साथ में लगा कि यार यहां पर सबसे ज्यादा खतरनाक चीज क्या है, वो है इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, इसको कंट्रोल करना है जैसे तैसे करके। तो इसलिए हमारे देश के अंदर में एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया, बहुत बड़ा एक इनोवेशन बोल सकते हैं, जिस जब निकाल कर लेकर आया गया मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2014 में आप लोगों को यहां पर देखने को मिली, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया गया ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। और ये क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर यूपीएससी के द्वारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में पूछा गया था। हमारे देश के अंदर में अगर आप लोगों से बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर इसका सबसे पहले हेडक्वार्टर कहां पर हुआ करता था और कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था बताइएगा जरूर। तो यहाँ पर पहले गवर्नर कौन थे इसके, जो कि आप लोग आजादी से पहले की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आजादी के बाद पहले गवर्नर कौन थे, बहुत ही फैक्चुअल की इससे इंफॉर्मेशन है, बताना जरूर। अभी यहाँ पर जो हम लोग इन्फ्लेशन के बारे में बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, तो इसको टारगेट दिया गया 4 + -2 का, यानी कि 4 में से अगर 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे और 4 में +2 हो जाएंगे तो 6 हो जाएंगे, यानी कि एक रेंज दे दी इन्फ्लेशन की, इसके बीच में इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई रखनी है। और अगर इसके बाहर जाता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसको यहां पर जवाब देना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। इसके अंदर में 3 तो सरकार के बेसिकली नुमाइंदे हैं, 3 जो है आरबीआई से निकल कर आते हैं, टोटल मिलाकर 6 मेंबर हैं यहाँ पर ये, और मेजोरिटी के थ्रू यहाँ पर डिसीजन लिया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान शब्दों में आप लोगों को बताया। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आ गई होगी, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कई बार दोनों में डिफरेंस आप लोगों से पूछ ले आते हैं, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट स्लाइड आप लोग बोल सकते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन की बात की जा रही है। होलसेल जो रहता है यहाँ पर ये चार्ज किया जाता है एक तरीके से होलसेल लेवल पर, ठीक है। मैं कहता हूँ होलसेल में खरीद लिया सारा सामान, ये इंडिविजुअल रिटेल लेवल पर आते हैं यहाँ पर। पब्लिश किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ, जो इकोनॉमिक एडवाइजर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की बात यहाँ पर की जा रही है। ये पब्लिश कौन करता है यहाँ पर, ये पब्लिश करता है सेंट्रल जो एक तरीके से स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसी के साथ में ये गुड्स के लिए होता है, ये गुड्स एंड सर्विस के लिए होता है। यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फर्स्ट स्टेज पर जो यहाँ पर देखने को मिलता है, ये फाइनल स्टेज यानी कि जब फाइनल एंड पर कोई खरीदता है। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, ये मैन्युफैक्चरर और होलसेल प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली फ्यू कंट्री फॉलो करती है, मैक्सिमम यहाँ पर 175 देश फॉलो करते हैं, ठीक है। आइटम के बारे में बात की जा रही है, क्या क्या है यहाँ पर, टाइप ऑफ आइटम और किस तरीके से आइटम कवर किए जाते हैं, तो ये बताया गया है। तो बेस्ट कौन है आज के डेट में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जो कि फॉलो किया जाता है मैक्सिमम डेटा को सामने रखने के लिए। इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैंने WPI और यहाँ पर CPI के बारे में बताया, ये 2 मेन इंडेसेस हैं जिसके द्वारा यहाँ पर मेजर किया जाता है कि इन्फ्लेशन कितना है। यहाँ पर इसके टाइप कई सारे हैं, जैसे कि हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में सब कुछ आता है, यानी कि सब कुछ कवर डालो, एक तरीके से सब कुछ आ जाना चाहिए इसके अंदर में। तो यहाँ पर जो प्राइस बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, जैसे खाने पीने के प्राइस होते हैं, वो भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। पर कोर इन्फ्लेशन में उनको निकाल दिया जाता है ऐसे गुड्स जिनके प्राइस जल्दी ऊपर नीचे होते हैं।
तो जब कोर इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन में से यहाँ पर फूड एंड फ्यूल निकाल दिए जाते हैं, क्योंकि इनका भाव जो है इतनी जल्दी जल्दी बढ़ता है जिसकी कुछ हद नहीं है, बढ़ता और घटता हुआ नजर आता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको निकाल दिया जाता है। जो बचता है वो फिर हेडलाइन इन्फ्लेशन निकल कर आता है, उसमें से कोर इन्फ्लेशन की डेफिनेशन बन जाती है। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये डेटा आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। एक शब्द जो कई बार यूज किया जाता है इसको बोलते हैं डिसइन्फ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, तो यहां पर इसको डिसइन्फ्लेशन बोल देते हैं। तो ये टर्म जो है कई बार पूछी जाती है, पर लेकिन ये पूछी जाए या ना पूछी जाए, स्टैगफ्लेशन जरूर याद रखिएगा। स्टैग मतलब स्टैग्नेटेड यानी कि रुक गया है, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। और यहाँ पर ये बेसिकली आप लोगों को कई बार देखने को मिला पास्ट में 1970s में, यहाँ पर जब काफी बुरी कंडीशन हो जाती है ओपेक कंट्रीज के अंदर में, ठीक है, यहाँ पर रेल जो ऑयल के प्राइस थे काफी ज्यादा बढ़ गए। तो स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेशन जो है वो काफी ज्यादा हाई है और इसी के साथ में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, यहाँ पर प्रॉपर अनएम्प्लॉयमेंट भी काफी ज्यादा हाई है, लो एंड स्लो ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये मरने वाली कंडीशन बन जाती है इकोनॉमी के लिए, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसलिए स्टैग्नेटेड हो जाती है सारी चीजें और इसीलिए इसका नाम यहाँ पर स्टैगफ्लेशन रखा गया है। तो ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, डाउट नहीं होना चाहिए। 2021 में बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा गया और इतना आसान था ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो पढ़ने से आंसर दे देंगे। बात की जा रही है कि डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मैंने बोला था मार्केट में डिमांड बढ़ गई उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो उसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है, तो ये अच्छा होता है। 2021 में क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग खुद देखो और कुछ नहीं पढ़ना है, बस ओनली ये लास्ट वाली लाइन पढ़ लो। अगर डिमांड पुल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो यहाँ पर बेसिकली बोला कि कोज क्या होगा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि राइजिंग द इंटरेस्ट रेट, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आप लोग खुद सोचो, अगर आप लोग बैंक से पैसा लेकर आते हैं और पैसा का इंटरेस्ट रेट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो क्या आप लोग बैंक से पैसा लेंगे? जब आप लोग बैंक से पैसा नहीं लेंगे तो क्या आप लोग मार्केट से कुछ खरीदेंगे? जब आप लोग मार्केट से कुछ खरीदेंगे नहीं तो क्या उस प्रोडक्ट की जो है वो डिमांड बढ़ेगी? जब उसकी डिमांड बढ़ेगी नहीं तो क्या उसका भाव यानी कि प्राइस बढ़ेगा? जब उसका प्राइस बढ़ेगा ही नहीं तो फिर कैसा इन्फ्लेशन? इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा और पैसा कम हो जाएगा तो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। पर लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट घट जाता है तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, कोई गाड़ी खरीदेगा, कोई फोन खरीदेगा। कई सारे लोग तो ऐसे हैं जो इंटरेस्ट पर मतलब एक तरह ना इंटरेस्ट लेकर लोन लेकर अपना आईफोन खरीदते हैं, ऐसे से भी महान भक्ति देखने को मिलते हैं। एक वीडियो के नीचे एक बच्चा कमेंट कर रहा था कि सर मेरा दोस्त था वो यहाँ पर पैसा उधार लेकर जो है आईफोन लेकर आया है, ठीक है अच्छा है, उन्हें कहते गंदा है, बहुत गंदा है, पर क्या करें मेरा धंधा है। तो ये वाले काम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये बात काफ़ी ज़्यादा खतरनाक चीज़ देखने को मिलती है सोसाइटी में। शौक बहुत बड़ी चीज़ है यार, लोग पता नहीं क्या करते हैं शौक में, ठीक है, भले ही उसके लिए उसका कोई रिक्वायरमेंट ना हो, पर लेकिन शौक बड़ी चीज़ होती है। एक्सपेंशनरी पॉलिसी, एक तो अगर आप लोगों को ये पता चल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, पांचवा गया सारा, तो आंसर तो आप लोगों के हाथ में आ ही गए यहाँ पर ये, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर एक्सपेंशनरी पॉलिसी आती है, सरकार लोगों को पैसा बांटती है, फिस्कल स्टिमुलस एकदम इमीडिएटली पैसा आ गया, ठीक है। इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वेज, ये यहाँ पर आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगा। हायर परचेजिंग पावर अगर बढ़ जाती है तो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कॉमन सेंस के साथ में। मैं बेसिकली ये दिखाना चाह रहा था, तो कोई बड़ी बात है नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बोला कि डिसफ्लेशन इज ए स्टेट इन विच, क्या होता है यहाँ पर अभी आप लोगों को बताया कि इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसको डिसफ्लेशन बोल देते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने। नेक्स्ट बोला गया कि इंक्रीज इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट, यानी कि सॉरी इन्फ्लेशन इज द एग्जैक्ट, इन्फ्लेशन का बिल्कुल अपोजिट क्या है, डिसफ्लेशन। अभी तो बताया कि जब इन्फ्लेशन हो गया तो उसको अपोजिट कर दो, डिसफ्लेशन हो गया। डायरेक्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा सा। फिर से पूछ लगे यहाँ पर डिसइन्फ्लेशन के बारे में, तो बोला गया कि ये क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो मार्जिनली रिड्यूस हो जाता है शॉर्ट टर्म टाइम पर, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ द हाई अनएम्प्लॉयमेंट और हाई इन्फ्लेशन। कौन सी स्टेटमेंट है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ, ये फिर नन। तो आंसर क्या हो गया, बोथ, ठीक है ना, बिल्कुल सही। क्या कह रहे हैं, इनकरेक्ट कह रहा है। सारी चीजें पता होते होते भी बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, गलत कर आओगे। तो आंसर डी हो गया क्योंकि इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है। सीपीआई जो है वो यहाँ पर जब कंपाइल किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा, तो एग्रीकल्चर लेबर, इंडस्ट्रियल वर्कर और रूरल लेबर और रूरल एंड अर्बन जब कंबाइन निकालते हैं तो यहाँ पर बोला गया ये प्रस्तुत करता है। आंसर क्या है, 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी आप लोगों को बताया था यहाँ पर आंसर इसका ए हो गया, क्यों, क्योंकि ये वाला ये प्रस्तुत नहीं करता है। तो कौन प्रस्तुत करता है, यही तो समझा था यहाँ पर कि इसको एनएसओ प्रस्तुत करता है। तो इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना, और बेस ईयर जो है 2012 इस्तेमाल किया जाता है।
जो लास्ट में लाइन बोली लास्ट वाले क्वेश्चन में कि बेस ईयर 2012 यूज किया था, अगर वो इतना भी पता है तो क्वेश्चन खत्म हो गया आप लोगों का, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट है, ये भी इनकरेक्ट है, ये भी, तो आंसर सी हो गया क्योंकि 2012 है बेस ईयर। तो सीपीआई रिलीज किया जाता है एनएसओ के द्वारा, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है यूज करती है सीपीआई, जो यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा जा चुका है स्टेट फीसेस के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, ऐसा क्वेश्चन भी अगर बनता है कल को तो, ठीक है। 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया इसका भी बड़ा ही आसान तरीके से आप लोग आंसर दे सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। WPI डज नॉट कैप्चर द चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विस विच CPI डज। ये यहां पर आप लोग देखते हैं तो क्या बोला गया है, यहां पर ये बोला गया है कि यहां पर कौन करता है, ये WPI डज नॉट कैप्चर, तो सही बोला ना यहां पर कि वो कैप्चर नहीं करता है, ठीक है। तो आप लोग देखते हैं यहां पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। इसी के साथ में यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा, ये क्या बोला गया यहां पर लास्ट वाले में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्ट द WPI एज ए की मेजर इन्फ्लेशन। जब यहां पर ये आप लोग को देखने को मिलेगा पॉलिसी रेट निकालता है, तो अगर ये पता चल गया तो इसका मतलब आप लोग समझ गए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई, ठीक है। वन में क्या बोला गया, जो वेटेज है ऑफ द फूड इन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI हायर देन दैट ऑफ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो ये तो सही यही है, क्योंकि जो आप लोगों को मैंने बोला कंज्यूमर लेवल पर जो चीजें होती हैं वो सारी CPI में आप लोगों को देखने को मिलती है, और इसका ज्यादा वेटेज भी नजर आता है। तो सोचो कि जो जो आप लोगों को पढ़ाया उसके बेस पर सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर पा रहे हो यूपीएससी के। तो टॉपिक को पढ़ना और छोड़ देना ये कभी भी आप लोगों के काम नहीं आएगा जब तक आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर लोगे। तो यहां पर आप लोगों के लिए यहां पर कितने क्वेश्चन हो गए आप लोग खुद देखो, दो तो यूपीएससी क्वेश्चन हो गए, 3 4 5 6 7, टोटल 7 क्वेश्चन इस टॉपिक से अटेम्प्ट करा दिए। अब इस टॉपिक से कभी भी फ्यूचर में आप लोगों से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग उसको गलत नहीं करोगे। तो इसको कहते हैं टॉपिक को तैयार करना, ठोक पीट कर इस तरीके से पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो एक तरीके से ना कहते हैं कि जरा मुस्कुराइए आप गुजरात में, ठीक है। तो इसलिए जैसा भी लगा बताइए टॉपिक, आप लोग इसको कैसे फीडबैक करोगे, और 7 में से कितने क्वेश्चन आप लोग ये सही हुए ये आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एंजॉय करो पढ़ाई को। दोस्तों ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगा, आप में से किस किस का बैंक के अंदर में अकाउंट है? कोई ऐसा भी है क्या जिसका आज तक बैंक के अंदर में अकाउंट नहीं खुला है? शायद कोई होगा नहीं ऐसा, जहां तक मुझे लगता है। फिर भी अगर कोई है तो बताना जरूर। अभी यहाँ पर ये क्यों मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि क्या डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके द्वारा यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट डेटा प्रस्तुत किया गया। 4th G20 ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन जो मीटिंग है वो 14 से लेकर 16 सितंबर 2023 में मुंबई में आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि 14 से लेके 16 तक, मतलब क्या हो गया, मतलब यहां पर ये हो गया कि G20 की वैसे मीटिंग खत्म हो चुकी है, पर लेकिन अभी भी G20 जो है वो हमारे देश से जाने के तैयार नहीं है। हम कह रहे हैं कि ब्राजील में चले जाओ तो, पर नहीं, हम जाएंगे नहीं। इंपॉर्टेंट डेटा है, अच्छे से समझेंगे यहाँ पर। अभी यहाँ पर 4th G20 की ग्लोबल पार्टनरशिप आप लोगों को फाइनेंशियल इंक्लूजन की जो समिट है वो देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल इंक्लूजन वर्ड क्या है इसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट को अगर आप लोग समझेंगे तो ही आप लोग इस न्यूज को भी अंदर तक पहुंचा पाएंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन समझाने का सबसे आसान ये पिक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसा इंसान अगर उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन में बोलेंगे आप लोग आ गए, तो इसका मतलब ये कि उसके पास में अपना खुद का बैंक अकाउंट होगा, क्रेडिट कार्ड भी आप लोग बोल सकते हैं, पेमेंट करना, इंश्योरेंस लेना, रेमिटेंस, ये सारी सर्विस वो ले सकता है। सीधे सीधे बोला जाए तो उसके पास में बैंक अकाउंट होगा, और बैंक अकाउंट के साथ में ये सारी चीजें जो हैं वो अपने आप में आप लोगों को मिल जाती है। यानी कि बैंकिंग सिस्टम के साथ में किसी पर्टिकुलर इंसान को कनेक्ट करना, सीधा सीधा आसान शब्दों में फाइनेंशियल इंक्लूजन बोल सकते हैं। वैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन में कहते हैं कि फाइनेंशियल सर्विसेज में इंसान को इंक्लूड करना, और फाइनेंशियल सर्विसेज में बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर आज की डेट में कोई पर्टिकुलर इंसान जो है MG नरेगा के अंदर में काम करता है, तो वो पर्टिकुलर इंसान का अकाउंट कनेक्ट होगा यहाँ पर उसके अकाउंट में पैसा लाने के लिए। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो करप्शन को भी काफी हद तक यहाँ पर डिक्रीज करता हुआ नजर आता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। जिसकी मेहनत की कमाई है उसके अकाउंट में जाएगी। सब्सिडी जो है यहाँ पर पहले जो था बड़ी बुरी कंडीशन देखने को मिलती थी। हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम था राजीव गांधी जी, ये बोला गया था कि अगर ऊपर से 1 रुपया चलता है तो नीचे तक ओनली 16 पैसे पहुंचते हैं, बाकी के 84 पैसे जो हैं वो सबके खाते में उनका शेयर के तौर पर चला जाता है।
तो इतना ज़्यादा खतरनाक लेवल का करप्शन यहाँ पर देखने को मिलता था। पर लेकिन फाइनेंशियल इंक्लूजन की हेल्प से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे पॉइंट जो हैं वो दूर हो गए, जैसे कि करप्शन जैसी खतरनाक बीमारी वो यहाँ पर सबसे पहले दूर की गई इस पर्टिकुलर सिस्टम के थ्रू। फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में इतनी बातें क्यों की जाती है? क्योंकि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं उनको भी अचीव करने में फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता हुआ यहाँ पर नजर आता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए 3 शब्द आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला होता है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप लोगों को चीज़ों का एक्सेस मिलना चाहिए ताकि आप लोग उसको यूज़ कर सकें। एक्सेस मिल गया कि आपके पास में यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पर लेकिन अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अफोर्डेबिलिटी भी यहाँ पर, और इसी के साथ में अवेलेबिलिटी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। यानी कि अगर किसी इंसान को खाना चाहिए तो उस एरिया में होना चाहिए, फिर यहाँ पर उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए कि लोग उसको खरीद सकें और वो एक्सेस कर सकें। तो ये 3 पिलर नॉर्मली फाइनेंशियल इंक्लूजन के देखने को मिलते हैं। जो वर्ल्ड बैंक है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इसी तरीके से डिफाइन करता है कि एक्सेस टू द अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू मीट देयर नीड या फिर डिमांड। तो जीरो हंगर यहाँ पर इसी का पार्ट है। इसी के साथ में गुड हेल्थ अगर आप लोगों को चाहिए तो इसी का पार्ट है। नो पुअर्टी यानी कि गरीबी को खत्म करना, जेंडर इक्वलिटी को खत्म करना, एक तरीके से लेकर आना, इनइक्वलिटी को खत्म करना, डिसेंट वर्क और इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और रिड्यूस इनइक्वलिटी। तो टोटल मिलाकर ये जो 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ में आप लोगों को आगे बढ़ते या फिर घटते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। इसलिए यहाँ पर इनके बारे में बात की गई कि कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। G20 की जो यहाँ पर मीटिंग होने वाली है इस पर्टिकुलर पर्पज को लेकर, तो इसमें लगभग आप लोगों को कई सारी कंट्री यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इनके बहुत सारे देश जो हैं, खासकर जो G20 वाले हैं वो यहाँ पर अटेंड करने वाले हैं। फोकस है कि कैसे डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात की जानी है। ठीक है, रिड्यूस करना है रेमिटेंस कॉस्ट। अगर देश के अंदर में बाहर से कोई पैसा भेज रहा है, सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है, उसका आधे से ज़्यादा तो वो वैसे ही कट जाता है। ठीक है, बहुत कम यहाँ पर देखने को मिलता है। और MSME के लिए भी यहाँ पर काम करने की बात की जाए तो 3 दिन की जो यहाँ पर ये मीटिंग होगी, 1800 स्कूल के बच्चे लगभग यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। और इसमें यहाँ पर आप लोगों को 12 इंटरनेशनल स्पीकर अटेंड करेंगे G20 मीटिंग को। और इंस्टीट्यूशन लाइक नाबार्ड जो है वो भी यहाँ पर अपना रूरल कवरेज कैसे है, किस तरीके से फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसके बारे में भी बातें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। यानी कि पहले टाइम पर ऐसा हुआ करता था, जो व्यापारी थे या फिर कुछ ऐसे लोग जिनको लगता है कि सर्विस मिलनी चाहिए, बस उन्हीं को सर्विस मिला करती थी। आज की डेट में कोई एक रिक्शे वाला भी जाकर अपना अकाउंट जो है वो बैंक के अंदर खुलवा सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का ही नतीजा है यहाँ पर। इवन इस चीज़ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आप लोगों को देखने को मिलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा और चीज़ें जो हैं अच्छे लेवल पर की जा सके। और इसमें किस तरीके से डिवीजन किया जाता है, ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर किस तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाता है। तो एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स जो है यहाँ पर, इसके अंदर में अगर देखोगे तो एक्सेस टू द फाइनेंशियल सर्विस को 35%, यूज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज को 45%, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज डिलीवरी को 20% यहाँ पर दिया जाता है। और G20 में जो यहाँ पर दिए एक तरीके से दीज आर ऑल्सो G20 फाइनेंशियल इंक्लूजन जो इंडिकेटर भी यहाँ पर बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलते हैं। और ये पब्लिश किया जाता है RBI के द्वारा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर यह कि काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की जब बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है कि देश में किस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इससे फायदा ये होता है कि पॉलिसी मेकर जो है अपनी पॉलिसी बना पाते हैं इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर जो एक तरीके से यहाँ पर जो डेवलपर हैं ये इस चीज़ को डेवलप करते हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों के साथ में कनेक्ट हो पाते हैं डायरेक्टली इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है यहाँ पर ये G20 के जो टारगेट है उनको फुलफिल करने में हेल्प करता है इस तरीके से। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन और भी कई सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है कहीं ना कहीं। जैसे जैसे लोग जो कनेक्टेड होंगे सर्विसेज के साथ में, उसी बेसिस पे हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं वो अपडेट भी करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2015 में नाम देकर यहाँ पर प्रधानमंत्री जन धन योजना हमारे देश में स्कीम लॉन्च की गई थी। तो आंसर क्या है, आंसर आप लोगों को पता है, सीधा सीधा लिखा है यहाँ पर प्रमोट द फाइनेंशियल इंक्लूजन इन द कंट्री। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसी के साथ में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट विद रेफरेंस टू द फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट इसके हिसाब से करेक्ट पूछा गया, ध्यान से रखना। ठीक है, तो बात की जा रही है कि इट वुड रेट द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑन लास्ट माइल बैंकिंग सर्विस जो अवेलेबिलिटी। ठीक है, दूसरा बोला गया कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या है, 3 मेजर्स जो डायमेंशन होती है विद द इक्वल रिप्रेजेंटेशन,
इसमें बोला गया कि सारी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है, 3 डायमेंशन जो होती है, आरबीआई के द्वारा पब्लिश किया जाता है। ऑल ऑफ द अबोव सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? यहाँ पर आंसर है यहाँ पर इसका ए, क्योंकि यहाँ पर आरबीआई के द्वारा तो पब्लिश किया जाता है, पर यहाँ पर इन द एंड ऑफ, ये क्या लिखा हुआ है, जुलाई एवरी ईयर, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है एंड ऑफ द ईयर, और यहाँ पर ये इक्वल नहीं है। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे क्या है, यहाँ पर 35% है, 45% है, और यहाँ पर सर्विस डिलीवरी जो है वो 20% है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात कर रहा है। तो कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का बेसिक मीनिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा एक यहाँ से आप लोगों से फेवर चाहिए मुझे। देखिए 2 आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो आज हिंदी दिवस है और दूसरा यहाँ पर रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड आज आर्टिकल है, ठीक है। बाकी ये जो आर्टिकल है, ये वाले आर्टिकल मैं आप लोगों से, या तो आप लोग इसको पीपीटी में डाल दिया, आप लोग खुद से देख लीजिएगा, या फिर इनको कल डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आज अगर इनको डिस्कस किया जाएगा तो लेक्चर जो है बहुत लंबा हो जाएगा। और मैं चाह रहा हूँ कि ये दोनों आर्टिकल जो है ये डिस्कस कर ली जाए, क्योंकि आज के मायने रखते हैं, क्योंकि आज डे है, उससे रिलेटेड भी आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट, और यहाँ पर ये वाला भी, ठीक है। बाकी इनको चलिए कोई नहीं, कल या फिर किसी दिन टाइम निकाल कर, या फिर बीच बीच में एक एक दो आर्टिकल उठाकर इनको मैं आप लोगों से डिस्कस कर दूंगा। पीपीटी में सब कुछ लगा दिया है, ये एंड में वोकैबुलरी चलो देख लेंगे अगर ऐसा कुछ लगेगा। थोड़ा सा मतलब मैं चाह रहा हूँ कि ये आर्टिकल हो जाए। मैं सोच रहा था एक बार को कि इनमें से कोई सा छोड़ दूंगा, पर लेकिन मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल जो है, इनमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है बहुत ज्यादा, जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है। तो डायरेक्टली रहते हैं, वैसे कोई बात नहीं है, पर सारी पीपीटी स्लाइड जो है आप लोगों को मिल जाएगी, तो आप लोग एक बार को गो थ्रू हो सकते हैं, और कहीं पर लगेगा समझ में नहीं आ रहा है बताना, या फिर मैं नेक्स्ट डे जो है इनको थोड़ा सा डिस्कस कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप कि आप लोग ये समझ रहे होंगे, क्योंकि ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। अभी सुनना आप लोगों को समझ में आएगा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं आप लोगों के, ठीक है। बाकी बताना इनके बारे में, ये डायरेक्ट मैं आप लोगों को, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ रहा हूं मैं, ठीक है। इनकी पीपीटी है पूरी, इनके ऊपर क्वेश्चन है, सब कुछ आप लोगों को पीपीटी में है। बाकी कहोगे तो इनको कल डिस्कस कर दूंगा, एक बार वीडियो के एंड में ये बता देना कि क्या करना है, ओके। और फीडबैक जरूर देना कि कैसी लगी वीडियो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो। एक दोस्त था, उसने बोला कि ये दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा अपनी जिंदगी में, ये इंपॉर्टेंट डे होता है। एक क्वेश्चन था, टेस्ट सीरीज हम लोग अटेम्प्ट कर रहे थे, तो उसमें था नहीं एक तरीके से कई सारी स्टेटमेंट रहती है, तो हिंदी दिवस को लेकर एक क्वेश्चन था वहाँ पर, तो मेरे माइंड से निकल गया। मैंने कहा यार किस दिन सेलिब्रेट करता है, उसने आंसर लगा दिया। तो मैंने बोला यार ये कैसे याद आ गया? कह रहा भाई ऐसे याद नहीं रहता, ये मेरी गर्लफ्रेंड का बर्थडे है 14 सितंबर को, ठीक है। तो ये भी अच्छे तरीके हैं चीज़ों को याद करने के। आप लोग किसी भी ऐसे इंसान के साथ में जिसको आप लोग पसंद करते हो, जिसकी रेस्पेक्ट करते हो, कुछ चीज़ें उसके साथ में कोरिलेट करके आप लोग रख लो, तो इससे क्या होगा, जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग याद भी रख पाओगे। इसको एक रेफरेंस वे में याद रखने का तरीका बोलते हैं, तो आप लोग लंबे समय तक अपनी मेमोरी फॉर्मेशन यहाँ पर कर पाओगे। एक बात यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, हिंदी को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद होते हैं, तो हिंदी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे आगे भी आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस टॉपिक को काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। तो ये डे की तरीके से डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये पूरा एक टॉपिक मैं कवर कराने जा रहा हूँ यहाँ पर हिंदी के बारे में, और इसमें क्लासिकल लैंग्वेज भी मैं आप लोगों को कवर कराता हुआ नजर आऊँगा यहाँ पर। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा ये जो ईपीएफओ का पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा गया, 2-3 स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया, तो पूरा टॉपिक अगर आप लोगों का तैयार हो जाएगा तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो इसको अच्छे से कवर करेंगे ताकि एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन है वो दूर करेगा, वो ये है कि हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ना कि नेशनल लैंग्वेज है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके ऊपर कई बार बात की जाती है कि इसको नेशनल लैंग्वेज बना दे, पर हमारे देश में एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि कोस कोस पर बदले पानी, सवा कोस पे बानी। यानी कि जरा सी डिस्टेंस पे आप लोग चलोगे, किसी दूरी पे चलोगे, तो लोगों की भाषा बदल जाती है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, सबकी अपनी अपनी भाषा है। कोई हिंदी बोल रहा है, कोई बिहारी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है, कोई महाराष्ट्रियन है, कोई तमिल तेलुगु, आप लोग देखने को मिलेगा सारी, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज क्या है जो आप लोग नॉर्मली प्रेफर करते हैं बोलना, बताना जरूर। और उसमें कोई भी सेंटेंस, प्यारा सा सेंटेंस लिखिएगा एक पर्टिकुलर उसी लैंग्वेज में, मैं देखूंगा कितने मेरी समझ में आता है, ठीक है। पर लेकिन एक चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो लैंग्वेज होती है ना, उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कई सारे शब्द आप लोग पकड़ सकते हो जब कोई इंसान जो है कोई लैंग्वेज बोलता है, तो ये आप लोगों को जरूर नजर आएगा, ठीक है। तो अपनी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कोई भी आप लोग वर्ड लिखिएगा, तो देखता हूँ एक दूसरे को समझ सकते हैं क्या आप लोग, देख लिखिएगा और एक दूसरे के समझने की भी कोशिश कीजिएगा। 14 सितंबर ही क्यों यहाँ पर ये डेट ये बेसिकली डिसाइड की गई, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी जिनका नाम था बोहर राजेंद्र सीमा। इनके द्वारा बहुत बड़ा प्रयत्न किया गया कि हिंदी को हम लोग अपने देश की नेशनल लैंग्वेज बनाएं, तो इनके उस प्रयत्न के बेस पर ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई। और इसी के चलते यहाँ पर इनकी जो बर्थडे है जो 14 सितंबर को, वो हम लोग यहाँ पर हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। हिंदी जो है यहाँ पर, ये अगर इसके बारे में बात की जाए, देवनागरी स्क्रिप्ट में हम लोग इनको फॉलो करते हैं हिंदी को,
जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे देश में ये बेसिकली एज ए अचीव की गई या फिर अडेप्ट की गई 1949 में। इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर यह है कि अगर बात करें आप लोगों से कि हमारे देश में ये रेटिफाइड की गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा यहाँ पर जो कि यहाँ पर एक तरीके से इंप्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950। पूरा संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को इंप्लीमेंट नहीं किया गया। आप लोगों को पता होगा 26 नवंबर 1949 में यहाँ पर जो संविधान का कुछ पोर्शन इंप्लीमेंट कर दिया था। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे संविधान के अंदर जिसको आप लोग इंपॉर्टेंट अनुच्छेद बोल सकते हो, ये 343वां, ये हिंदी रिटन इन देवनागरी अडप्ट एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज। ये पर्टिकुलर सेंटेंस कहां से निकल कर आता है? ये इस पर्टिकुलर आर्टिकल से निकल कर आता है। ये तो कुछ बेसिक चीजें हो गई। अब आप लोगों से मैं बात करता हूं संविधान के बारे में। हालांकि ये टॉपिक मैं आप लोग कई बार बता चुका हूं, पर लेकिन थोड़ा सा और रिवीजन हो जाएगा, पेशेंस के साथ में सुनिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप लोग भूल चुके हैं। अगर ये आप लोगों को लगता है नहीं भूले हो तो आंख बंद करो और आंख बंद कर बताओ, क्योंकि आंसर यहीं पर लिखे हुए हैं। आंख बंद कर बताओ कि हमारे जो संविधान में जो 22वां जो हमारे संविधान में जो 8वां शेड्यूल है उसमें जो 22 लैंग्वेज हैं, आप लोगों को ये बताना है कि जो डोगरी है वो कौन से संविधान में संशोधन करके ऐड की गई थी। अगर आंख बंद कर आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप लोगों को इन चीज़ों का रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर क्वेश्चन पेपर उठाकर देखोगे तो ये बड़ी ही बेसिक से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं डायरेक्ट। और क्वेश्चन क्या यार, ये तो ऐसी चीज़ें हैं आप लोगों को पता होनी चाहिए कि हमारे देश के अंदर में कितनी ऐसी लैंग्वेज हैं जो कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में ऐड है 8वें शेड्यूल के अंदर में। तो टोटल 22 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। देश के अलग अलग रीजन में इनको पार्ट बनाया गया है, अलग अलग लोकल एरिया में इनको यूज किया जाता है। आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर फिर से बोल रहा हूँ, नेपाली है इसमें पर लेकिन इंग्लिश नहीं है इसमें। ये कंफ्यूजन के ऊपर ऑलरेडी यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू भी इसके अंदर में है। ये मत सोचना कि पाकिस्तान में चले गए तो यहाँ से उर्दू हट जाएगी, नहीं। हमारी कंट्री में कम मुस्लिम कम्युनिटी के लोग नहीं है, इतने सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि अगर आज की डेट में आप लोगों से पूछे कि दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सुनकर आप लोगों को यकीन नहीं होगा। पहले नंबर पर सबसे ज्यादा जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं इंडोनेशिया के अंदर में, पहले नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पाकिस्तान के अंदर में, और तीसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं हमारे देश के अंदर में। तो यह हमारा प्यारा महान भारत। महान क्यों बोला जाता है? वो इसलिए बोला जाता है कि ये एक ऐसा लोता देश है इस धरती पर जहां पर इतने सारे रिलीजन, इतने सारी कास्ट, इतने सारी कम्युनिटी डिवाइड, इतने सारे आप लोगों को मौसम देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बर्फ भी मिलेगा, यहाँ पर रेगिस्तान भी मिलेगा, यहाँ पर पहाड़ भी मिलेंगी, यहाँ पर झील भी मिलेंगी, नदियाँ भी मिलेंगी, अलग अलग तरीके जीव जंतु मिलेंगे, और मैक्सिमम अलग अलग जो रिलीजन के लोग आप लोग यहाँ पे रहते हुए मिलेंगे। तो इसलिए महान भारत आप शब्द बोलो तो उसमें कोई जो है गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। तो ये है हमारा प्यारा महान भारत, या फिर आप लोग बोल सकते हो ये है हमारी आन बान और शान, हमारा भारत महान। इसलिए यहाँ पर महान बोला जाता है क्योंकि जब पश्चिमी वर्ल्ड हमारे देश को आज़ाद कर रहे थे, हम लोग आज़ादी ले रहे थे, उस टाइम पर यहाँ पर जो इनके लेखक थे वो ये बोल रहे थे कि 500 से ज़्यादा राजे रजवाड़ों को मिलाकर ये देश बनाया गया है, आने वाले टाइम में इसके इतने ही टुकड़े होने वाले हैं। पर आज मैं आप लोगों को ये आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ बैठकर 2022 में, आज भी हमारा देश जो है वो ऐसा का ही ऐसा जुड़ा हुआ है, बल्कि और स्ट्रॉन्ग हम लोग हो गए। आर्टिकल 370 को चेंज करने के बाद में हमारा पोर्शन और ज़्यादा अच्छे से हमारे साथ में जुड़ गया है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशन की निशानी है कि कैसे वो हमको सबको एक साथ में बांधे हुए हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। इसके चलते अगर आप लोग यहाँ पर देखो, टोटल स्टार्टिंग में जब संविधान था उसमें 14 लैंग्वेज थी 8वें उसके अंदर में शेड्यूल के अंदर में, पर 14 में 8 जो और जोड़ दी और 22 लैंग्वेज हो गई। याद रखिएगा 8 नई लैंग्वेज जुड़ गई हैं किसमें? 8वें शेड्यूल के अंदर में। तो इसके चलते 22 लैंग्वेज हो गई हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो ये जो लैंग्वेज ऐड हुई है, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई 21वें संविधान में संशोधन करके 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली ये 71वां संविधान में संशोधन किया गया 1992 में। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ये 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 2003 में। यहाँ से चीजें ऐड हुई, और यहाँ से क्वेश्चन रिसेंटली अभी बना है यूएन के द्वारा 2022 से लेकर 2032 तक का, यानी कि 10 साल टोटल ऐसे हैं कि इंटरनेशनल डिकेड ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज, यानी कि ऐसा डिकेड मतलब दशक जिसमें 10 साल होते हैं, जो कि इंडिजिनस यानी कि लोकल जो लैंग्वेज होती है उसको सेलिब्रेट करना है। आप लोगों ने देखा होगा गांव में से शहरों में आते हैं ना, आप लोग अक्सर अपने गांव की लैंग्वेज नहीं बोलते हो, और क्यों? क्योंकि ये कोई ये बोलेगा कि देख कितना गवार है, वो वाली फीलिंग आती है। चलो मैं ये नहीं बोलूंगा कि हर जगह आप लोग अपनी लैंग्वेज बोलनी है, एटलीस्ट जो लोग आपके जानने वाले हैं उनके साथ में आप लोग अपनी लैंग्वेज जरूर बोला करो। क्योंकि एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो मजा अपनी खुद की लैंग्वेज बोलने में आता है, जो आप लोग बचपन से फॉलो कर रहे हो,
जितना मजा उसको बोलने में, उसमें इंजॉय करने में, बातें करने में आएगा, उस किसी और लैंग्वेज में आप लोगों को नहीं आने वाला है। एक टीचर बोला करते थे कि यार जो मैं जोक सुनाऊंगा वो हिंदी में सुनाऊंगा, लेक्चर में इंग्लिश में डिलीवर करूंगा। तो बच्चे बोले क्यों सर? कह रहा कि अगर मैं इंग्लिश में जोक सुनाऊंगा तो मैं खुद जोक बन जाऊंगा। तो ये उनका डायलॉग था जो मुझे काफ़ी उस टाइम पर हंसी आई थी। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, इफ़ आई विल मेक द जोक इन इंग्लिश देन आई विल बिकम द जोक। तो ये वाली बात है। तो हिंदी में उसकी फीलिंग भी आती है क्योंकि इंसान उस लहजे में बात कर पाता है। एक और बात याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2019 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज के रूप में भी सेलिब्रेट किया जाता है, किया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ और बातें जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए यहाँ पर, जैसे क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में अगर आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो 8वें शेड्यूल में आप लोगों को यहाँ पर लिस्टेड देखने को मिलेगी। तो 8वें शेड्यूल के अंदर जो यहाँ पर ऑल क्लासिकल लैंग्वेज यहाँ पर 8वें शेड्यूल में है। तो 8th शेड्यूल जो है यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज जो आप लोगों को देखने को मिल रही है देश के अंदर में। और ये पार्ट अगर बात करें मेंशन कहाँ पर है, 17 पार्ट के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक का। अब यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेज जो है वो आप लोगों को मैंने अभी शेड्यूल लैंग्वेज बनाई। जो शेड्यूल लैंग्वेज है वो टोटल मिलाकर 8वें शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं। इसमें से कुछ ऐसी हैं जिनको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे रखा है, यानी कि उनको सपोर्ट करने की कोशिश की जाती है और अच्छे लेवल पर। इसमें तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और इसी के साथ में उड़िया। उड़िया रिसेंटली अभी नई ताजी ऐड की गई है। तो अगर आप लोग इन राज्य से आते हैं तो एटलीस्ट आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए। और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, स्टेट पीसीएस में तो कई बार इनके ईयर भी मैच कर आप लोगों से पूछे जाते हैं कि किस ईयर में यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज को हम लोगों ने यहाँ पर ये दर्जा दिया। ठीक है, ये यहाँ पर जो पॉलिटिकल लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए थे, उस पॉलिटिकल लेक्चर में काफी डिटेल में मैंने सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई थी वहां पर। तो ये पूरा एक चैप्टर था, ये थंबनेल है उस पॉलिटिकल लेक्चर का। तो अगर आप लोग क्लासिकल लैंग्वेज बाय वीर सर्च करेंगे जाकर आप लोग यूट्यूब पर, तो ये लेक्चर आप लोगों के सामने खुलकर आएगा। तो और डिटेल में पूरा क्लासिकल लैंग्वेज ही समझनी है कि क्लासिकल लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज क्यों बोला जाता है, क्यों ये लैंग्वेज का दर्जा दिया जाता है, तो पूरे डिटेल में ये लेक्चर आप लोग जाकर देख लेना। पॉलिटी जिसने रिवाइज नहीं किया रिवाइज कर लिया करो, और जब कंप्लीट हो जाए तो डन लिख सकते हैं आप लोग उस वीडियो के नीचे। इस लेक्चर को भी कंप्लीट कर आप लोग जय हिंद और डन आप लोग लिख सकते हैं कि हाँ सर डन, मजा आ गया जिंदगी जीने में। या फिर आप लोगों को थोड़ी बहुत बुराई भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं कि सर बिल्कुल टाइम वेस्ट कर दिया आज तो, ठीक है। तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगा यार, टाइम वेस्ट हो गया तो मेरी वजह से। मैं नहीं चाहता मेरी वजह से कभी किसी का टाइम वेस्ट हो, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ जो भी चीज़ें हों थोड़ी सी फिक्स हो जाए। जैसे मैंने बोला है सैटरडे को शाम को आप लोगों को जो बोला है मैंने कि 8:30 बजे आप लोगों की क्वेश्चन की वीडियो आया करेगी सैटरडे को, जिसमें प्रैक्टिस किया करेंगे जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है। ठीक है, मंथ में आप लोगों को मंथली वीडियो देखने को मिलती है, उसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें होती हैं मैं उसको फिक्स कर देता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो, आप लोगों को टाइम की कदर होनी चाहिए। कुछ और बातें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा। याद रखेगा सितंबर 14 ये इंडिया के अंदर में हम लोग हिंदी दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। 10 जनवरी वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको विश्व हिंदी दिवस बोलते हैं। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, यहां से क्वेश्चन पूछा गया रिसेंटली अभी, ये 21 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक तरीके की मुहिम आप लोग बोल सकते हो बांग्लादेश के अंदर चली, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर में जो इनकी लैंग्वेज है उसको दबाने की कोशिश की जा रही थी यहाँ पर पाकिस्तान के द्वारा, और वहाँ पर जो बेसिकली अपनी खुद की लैंग्वेज जो है वो थोपने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी बंगाली लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके चलते यहाँ पर जो इन्होंने जो लड़ाई लड़ी वहाँ पर, तो यहाँ पर उस टाइम पर बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था और पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। तो बंगला लैंग्वेज के लिए इन्होंने अपने हथियार उठाए, उसके लिए यहाँ पर इन्होंने लड़ाई लड़ी। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे चलकर यूनेस्को के द्वारा यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस थी 2000 में, ये भी क्वेश्चन बन चुका है, ये भी स्टेटमेंट थी क्वेश्चन के अंदर में कि यहाँ पर इसको एक इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाए। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ से बनता है। तो इसलिए बोलता हूँ यार, आप लोगों ने सुना मदर टंग, मदर टंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी आप लोग बोल सकते हो लैंग्वेज जो कि आप लोगों ने मदर के साथ में मिलकर आप लोगों ने सीखी हो, यानी कि अपने बचपन से सीखते हो आप लोग आए हो। तो इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को थोड़ा सा मदर टंग में पढ़ाना चाहिए ताकि वो चीज़ों को ढंग से अंडरस्टैंड कर सकें और उन चीज़ों को कभी बोले ना। तो इसीलिए शब्द मदर टंग यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पूरा एक आर्टिकल कवर हो गया और कई सारे एडिटोरियल भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसके चलते आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन कौन से क्वेश्चन बने, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर देना, कल भी काफ़ी शानदार तरीके से आप लोगों ने फीडबैक दिया। कोशिश करनी है कि 10K+ जो है आप लोगों को सपोर्ट प्रोवाइड कराना है। इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये लेक्चर जो है इनअप्रोप्रिएट नहीं है, वरना फिर वो इसको इनअप्रोप्रिएट कैटेगरी में डाल देता है, ठीक है। तो इसमें आप लोग बोल सकते हैं, एक तरह सपोर्ट प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे भी लगे। लाइक डिसलाइक भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप लोगों को लगे। और आप लोग इसको शेयर भी कर सकते हैं अगर लग रहा है कि चीज़ आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है। क्यों? क्योंकि प्यार जो है वो बांटने से बढ़ता है। ओके।
एक आर्टिकल डिस्कस करूंगा इसी से मिलता जुलता, क्योंकि कई सारे एडिटोरियल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो इसके साथ में आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। द हिंदू के द्वारा यहाँ पर ये काफ़ी अच्छे से कवर किया गया था, और ये भी यहाँ पर जो मीडियम से ही रिलेटेड है कि हम लोग को किस मीडियम में एजुकेशन को प्रोवाइड कराना चाहिए। रीजनल लैंग्वेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर लर्निंग के लिए, उसके ऊपर फोकस दिया जाता है। आप लोगों से मैं क्वेश्चन भी पूछूंगा यहाँ कर आगे बढ़ने से पहले। आप लोग खुद सोचिए, आप लोग एक गांव से निकल कर आते हैं या फिर आप लोग एक शहर से निकल कर आते हैं जहां पर एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है। अब आप लोगों को लग रहा है कि यहां से तो निकल कर आप लोग आगे, आप लोगों ने अपनी 12वीं क्लास कंप्लीट कर ली, अब आप लोगों को आगे चलकर इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग करनी है, फिर कोई हायर डिग्री आप लोगों को लेनी है। आप लोगों को क्या लगता है जो हायर डिग्री या फिर इंजीनियरिंग आप लोगों को करनी है वो उसी लैंग्वेज में अगर करा जाए तो मजा आएगा, या फिर कोई दूसरी लैंग्वेज होनी चाहिए। इंग्लिश में नॉर्मली यहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें देखने को मिलती है, तो क्या सही लगेगा आप लोगों को, मतलब अपनी लोकल लैंग्वेज, तो आप लोग यहाँ पर लिख देना लोकल लैंग्वेज, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं इंग्लिश सही है, वहाँ पर इंग्लिश ही फोकस करनी चाहिए, तो इंग्लिश लिख देना। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रोज एंड कॉन्स दिखाऊंगा, यानी कि उसके क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान है, उसके बेस पर आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उससे आप लोग चीज़ों को कनेक्ट भी कर पाएंगे कि क्या सही होता है और क्या गलत होता है। क्योंकि जब तक आप लोग दोनों देखते हैं कि दोनों पहलू नहीं समझोगे, आप लोगों ने देखा होगा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक है। जब तक दोनों पहलू आप लोग समझ में नहीं आएंगे तब तक उसके बारे में आप लोग एक अच्छा आंसर नहीं लिख पाओगे। तो अभी उसी के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा। अभी यहाँ पर जैसे कि हमारा देश जो है उसमें बहुत सारी लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोग जानते हैं कि 8वें शेड्यूल के अंदर 22 लैंग्वेज भी मेंशन है यहाँ पर, तो इसमें कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें यहाँ पर निकल कर आती हैं, तो उनको हम लोग समझेंगे। यूजीसी ग्रांट कमीशन के जो चेयरमैन हैं जगदीश कुमार, उनके द्वारा यहाँ पर कुछ बातें बोली गई कि क्रिएटिव थिंकिंग अगर आप लोगों को डेवलप करनी है बच्चों की, कि वो कुछ अच्छा सोच सकें, कुछ अपने एक तरीके से नहीं बोल सकते रचनात्मक सोच उनकी अगर आप लोगों को बनानी है, तो आप लोगों को उन बच्चों को उनकी मातृभाषा में सिखाना पड़ेगा। ये बातें यहाँ पर बोली गई है। आप लोग इससे कितने सहमत हो कि उनको उनकी मातृभाषा में सिखाना पड़ेगा? अब मैं आप लोगों को इसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताऊंगा जिसको आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर पाओगे। हमारा देश जो है वहाँ पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। उर्दू हो गई जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पंजाबी हो गई, ये हिंदी वाली बेल्ट है यहाँ पर। इधर आप लोगों को नेपाली भी बोलते हुए नजर आएंगे कई सारे सिक्किम के अंदर में। इंग्लिश अरुणाचल प्रदेश इन रीजन में देखने को मिलेगी। गुजराती यहाँ पर मराठी देखने को मिलेगी। इधर आओगे तो उड़िया हो गई, बंगाल में जाओगे तो बंगाली हो गई, यहाँ पर कोंकणी हो गई यहाँ पर गोवा के अंदर में, कन्नड़ कर्नाटक के अंदर में, मलयालम आप लोगों को केरला के अंदर में, तमिल आप लोगों को यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, और तेलुगु आप लोगों को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अंदर में लोग बोलते हुए पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है, और भी कई सारी हैं, जैसे मीजो लैंग्वेज बोली जा रही है यहाँ पर, इसी के साथ में असमिया लैंग्वेज है। तो कई सारी लैंग्वेज हमारे देश में अलग अलग रीजन में बोली जाती है। आप लोग यहाँ पर एक तरीके से अब समझिएगा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि लोकल लैंग्वेज में ही हम लोगों को जो है इंसान को एजुकेशन कंप्लीट करानी चाहिए। बहुत ज़्यादा फायदे हैं, क्योंकि उसकी लर्निंग स्किल जो है वो काफ़ी अच्छी होगी। वो इंसान जो है काफ़ी अच्छी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा और अच्छे लेवल पर चीज़ों को सीख पाएगा। नो डाउट, बिल्कुल थम्स अप है इस चीज़ को। पर लेकिन दूसरा एंगल आप लोग देखो यहाँ पर, अगर एक बच्चा रहने वाला है गुजरात का और गुजराती में उसने अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करी है, और कल को चलकर यहाँ पर उस बंदे को उसकी इंजीनियरिंग जो है गुजराती लैंग्वेज में कंप्लीट करी है, और उस बच्चे को भेज दिया गया यहाँ पर मान लीजिए उत्तर प्रदेश के अंदर में या फिर बिहार के अंदर में, तो वो जो बच्चा है क्या वहाँ पर वो हिंदी को पचा पाएगा? क्या हिंदी वो प्रॉपर समझ पाएगा? क्या जो जॉब वो कर रहा होगा वहाँ पर उस लोकल एरिया में, क्या वो वहाँ पर उसको पर्टिकुलर तरीके से इंप्लीमेंट कर पाएगा? तो अगर लोकल लैंग्वेज में ही सारी एजुकेशन को कंप्लीट करा जाए तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ता है कि आगे चलकर वो अपने एरिया में ही जॉब कर पाएगा, वो नेशनल लेवल पर जॉब नहीं कर पाएगा। जहां पर जाएगा वहां की लैंग्वेज जो है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टार्टिंग की एजुकेशन जो है वो लोकल लैंग्वेज में प्रोवाइड करा दो, पर लेकिन आगे की एजुकेशन जो है खासकर हायर एजुकेशन जो है उसके लिए इंग्लिश मीडियम रखो, ताकि देश में कहीं भी जाकर अगर वो जॉब करे तो उसको कोई दिक्कत देखने को नहीं मिले। पॉइंट नंबर 1, जब आप लोग यूपीएससी का एग्जाम देने जाते हैं नॉर्मली अगर आप लोग देखो वो 2 भाषाओं में प्रिंट होता है, एक तो हिंदी और एक इंग्लिश में आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज पर आप लोगों की कमांड होनी चाहिए, ताकि आप लोग पेपर को अंडरस्टैंड कर सको। और इंग्लिश हिंदी वालों को तो मैं ये बोलूंगा कि आप लोगों को थोड़ी सी इंग्लिश पर भी कमांड करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को चलकर जैसे ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा तो देश के किसी भी कोने में आप लोगों को ट्रांसफर किया जा सकता है। तो आप लोगों को एटलीस्ट कुछ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी चाहिए इंग्लिश को लेकर भी। खासकर हिंदी जो स्पीकिंग जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सा तो फोकस देना चाहिए। एटलीस्ट डेली आप लोग न्यूज़ सुन लिया करो इंग्लिश में, आप लोगों को ऑल इंडिया रेडियो पर न्यूज़ देखने को मिल जाती है, ठीक है। इसी के साथ में कोई प्रोग्राम इंग्लिश में आप लोग सुन सकते हैं।
बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सॉन्ग वगैरह भी सुन लो, पर रीडिंग एक अच्छी तरीका होता है। रीडिंग आप लोग एक रीडिंग की हैबिट डेवलप कर सकते हो। सारी एनसीईआरटीज आप लोग इंग्लिश हिंदी में देखने को मिल जाएंगी, तो उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। तो इसके चलते हम लोग देश को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। और जरूरी है यहाँ पर कि अगर आप लोगों को सजेशन भी देना हो तो ये बोलना कि स्टार्टिंग की चीज़ें जो हैं वो आप लोग उसको बेसिकली लोकल लैंग्वेज में सिखा सकते हो, मदर टंग में, पर आगे की चीज़ें जो हैं आप लोग अगर ऐसा रहे, ये कैसा रहेगा कि दोनों लैंग्वेज प्रोवाइड करा दो ना, इंग्लिश में भी प्रोवाइड करा दो चीज़ें और लोकल लैंग्वेज भी प्रोवाइड करा दो। इंजीनियरिंग एक ऐसा बैरियर है आज के डेट में कि इंग्लिश वाले लोग ही या फिर बच्चे ही उसको आगे लेकर चल पाते हैं। जो हिंदी वाले हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। जैसे कि मेरा बोर्ड जो है वो हिंदी रहा स्टार्टिंग में, पर जैसे ही मैंने यहाँ पर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया तो इतनी दिक्कतें हुई यार, मतलब एक ऐसा लग रहा था कि कहाँ फंस गया मैं स्टार्टिंग में आके, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो 1 साल तो ऐसे ही निकल गया चीज़ों को समझने में। आगे चलकर फिर जो है परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर होना स्टार्ट हुई। तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम बच्चे आप लोगों को झेलते हुए नजर आएंगे, खासकर जो गाँव से निकल कर आते हैं। तो ये मैं आप बीती बता रहा हूँ आप लोगों को, जो मेरे साथ में खुद में हुई है। तो आप लोग खुद सोचो, जो ऑलरेडी ऐसे बच्चे हैं जो मैक्सिमम ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको टूट जाते हैं, मतलब उनको ये लगता है कि होगा ही नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं, एक पर्टिकुलर जो दोस्त था उसको इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। तो क्लास चल रही थी हमारी जो बेसिकली कम्युनिकेशन की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। तो वहाँ पर एक जो फर्स्ट सेमेस्टर होता है, प्रकाश का फर्स्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ वहाँ पर, तो ऐसा होता है कि सारे सब्जेक्ट मिक्स पढ़ाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रिकल वाले टीचर पढ़ा रहे थे और वहाँ पर वो बेसिकली जो मोटर के बारे में समझा रहे थे। तो उसको गाँव से आता था तो मोटर के बारे में पता होता था कि जल जाता है, ऐसे ऐसे बांधते हैं, फलाना ढिमकाना। तो वो भाई साहब बीच में खड़ा हो गया कह रहा है सर मोटर देख के समझ में तो आ रहा है कि मोटर पढ़ा रहे हो, ठीक है, ये हमारे गुरु भी है, ठीक है, पर ये जो बोल रहे हो ना इंग्लिश में, एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ा तो वो टीचर बड़े अच्छे थे। टीचर ने बोला देखो यार, आप लोगों को ये लग रहा है कि मैं इंग्लिश में चटर पटर यहाँ पर कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, मैं इंग्लिश में पढ़ाऊँगा स्टार्टिंग से। नहीं, मैं हिंदी से ही पढ़ के आया हूँ, मैंने इस चीज़ को टाइम दिया है और मैंने ये चीज़ सीखी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आज के डेट में काम कर पा रहा हूँ। तो कभी भी यार इन चीज़ों को ना बैरियर मत बनाओ ज़िंदगी में, ठीक है। अगर लग रहा है कोई चीज़ नहीं आ रही है उसको सीख लो। इंसान इसीलिए तो अच्छा इंसान इसीलिए तो जाना जाता है कि उसके पास में एक दिमाग है, सोचने समझने की क्षमता है, उसकी ज़िंदगी में गलत हो रहा है तो उसको सही कर सके। आप लोग खुद देखो, एक पर्टिकुलर लैंप रखा हुआ है आप लोगों के पास में और उसकी वजह से आप लोग जो लैंप गिरा पड़ रहे थे आप लोग, और आप लोग के गद्दे पर उसकी वजह से आग लग गई, आग जल रही है, आप लोग लेटे रहोगे क्या? मतलब जलने तो मजे में, उठकर नहीं भागोगे क्या वहाँ से? तो जिंदगी में प्रॉब्लम है तो उठकर उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश किया करो, ना कि जो पढ़ रहा है बस चलने दे, इग्नोर करते रहे। सामने कोई वोकैबुलरी आ गई उसका मतलब नहीं पता है, छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे। अरे क्यों छोड़ देते हैं? कल फिर आएगी सामने, फिर परेशान करेगी भाई साहब। रीजनल शब्द का अर्थ क्या है नहीं समझ में आ रहा, जाकर सर्च क्यों नहीं करते हो? ये इंटरनेट इतनी सारी सोर्स बैठ के देख देते हो। एक जो मैंने आप लोगों से शेयर किया था कल, एक बच्चा कह रहा है सर प्राइवेट वाली बातें बाहर मत बताया करो अरे यार नाम थोड़ी ना लिया, वॉशरूम में बैठ के 2-2 घंटे निकाल दिए, ठीक है, शॉर्ट्स वीडियो देखते हुए। वहां पे बैठ के 4-5 वोकैबुलरी देख लो, डेली 5 वोकैबुलरी तो मैं आप लोगों की कंप्लीट करा देता हूँ। एंटोनिम्स सिनोनिम्स के साथ में अगर सारे काउंट करोगे तो 15 से 20 डेली आप लोगों को नए शब्द में बता देता हूँ आप लोगों को। तो जिंदगी में प्रोडक्टिव रखो, सीखने की चाह रखो, ना कि इन चीजों में घिरे रहोगे, वरना जिंदगी कब निकल जाएगी पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए कुछ ना कुछ नया सीखते रहो यार। जहां भी आप लोगों को लगता है नहीं समझ में आ रहा है कि इक्वेशन कैसे सोल्व करनी है, समझो। नहीं समझ में आ रहा है कि इस आर्टिकल में क्या लिखा है, समझो उसको, फोकस दो जरा सा। इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेशन गूगल पर जाकर देखने को 1 मिनट में मिल जाएगा। जो इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है जाकर चेप दोस्त में जाके हिंदी में आ जाएगा। ये कहां से ला रहा हूं ये लिखकर, ये इंग्लिश और हिंदी कहां से ला रहा हूं लिखकर? इंग्लिश में रहता है, इंग्लिश उसमें डाल दिया गूगल ट्रांसलेटर में, आ गया सामने, पूरा का पूरा लिखा हुआ है, पूरी एक पीपीटी का पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो ये आप लोगों के अंदर इतना जज्बा होना चाहिए कि आप लोग इस काम को करने के लिए तैयार हो, वरना पीछे रहोगे जिंदगी में, कभी आगे नहीं बढ़ोगे अगर इन चीजों को इग्नोर करते रहोगे, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी हो गई थी अजय देवगन और यहाँ पर जो सुदीप है, उनमें दोनों में तू मैम हुई थी थोड़ी बहुत, हालांकि वो फिर साइड में होगी। पर पूरा मुद्दा यह भी आज के में देखो, आप लोग जो भी मूवी आ रही है साउथ इंडिया की, उनको हम लोग हिंदी में भी रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कंटेंट बड़ा शानदार था और साउथ इंडिया की जो चीज़ें निकल कर आ रही है वो बड़ी शानदार थी। अक्सर क्या करते थे बॉलीवुड वाले, उसका डब क्रिएट किया, उसको हिंदी में किया और अपने आप मजे लूट के ले जाते थे। अब जैसे ही आने लगे निकल के, इनको बेचारों को स्क्रिप्ट ही नहीं मिल रही है कि कॉपी कहाँ से मारे, क्योंकि खुद का तो दिमाग लगाना नहीं होता था ना, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती थी। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो चलते थे। अब चीज़ें जो है सही डायरेक्शन में बढ़ती नजर आ रही है, तो इसके ऊपर काम करना भी जरूरी है।
एक इंसान जो है जो चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएगा वही चीज़ों को आगे लेकर भी चल पाएगा सही तरीके से। तो एक इंसान का इंटेलेक्चुअल लेवल भी तभी बढ़ेगा अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, और वो तब बढ़ेगी अगर उसको चीज़ समझ में आ रही है। समझ में ही नहीं आ रही है तो कैसे वो चीज़ों को बढ़ा पाएगा। तो लैंग्वेज एक कनेक्टिविटी का मीडियम है, पर लेकिन वो अंडरस्टैंड आनी चाहिए इंसान को। रीजनल लैंग्वेज को अगर आप लोगों को आगे लेकर चलना है, प्रमोट करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टेक्नोलॉजी, कुछ भी आप लोग कन्वर्ट करा सकते हो आज के डेट में। रोबोट यार घरों में खाना बना रहे हैं लोगों के। होस्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो एक तरीके से हॉस्पिटैलिटी जो इंडस्ट्री है, यानी कि अगर बात करूँ तो होटल में सर्विंग रोबोट करते हुए आप लोगों को नजर आ जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यहाँ पर मदर टंग को सपोर्ट करने की बात की जा रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में आप लोगों ने देखा होगा मटेरियल को रीजनल लैंग्वेज में डेवलप करने की बात की गई, ताकि एजुकेशन को आप लोगों ने देखा होगा इंग्लिश नहीं इंग्लिश बनाना चाहिए। इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश में भी, यानी कि जैसे मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ चीज़ें वो इंग्लिश में लिखी हुई है, पर एक एक चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये हिंदी होगी। तो हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर इंग्लिश लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिल जाती है। संविधान के अंदर अगर आप लोग जाओगे कई सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, जैसे आर्टिकल 345, ठीक है, आर्टिकल 346, 347, 350A, 350B, 351, ये सारे कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से कहीं मदर टंग के बारे में बात करेंगे, कहीं स्पेशल ऑफिस के बारे में बात करेंगे, ताकि जो माइनॉरिटी की लैंग्वेजेस को देखा जा सके। मतलब हर एक लेवल पर ये सपोर्ट प्रोवाइड कराने की बातें करते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर इनके बारे में बात की जाए। यानी कि संविधान निर्माता भी जानते थे, उस टाइम पर भी ये डिबेट और डिस्कशन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में कि भाई साहब ये मुद्दा आएगा, इसको कैसे सुलझाओगे। तो उस टाइम पर भी यहाँ पर माथापच्ची की गई थी, उस टाइम पर भी यहाँ पर ये मुद्दे उठे थे। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अच्छे से सुन लिया आर्टिकल। अब आप लोगों को बताता हूँ इन आर्टिकल की इंपॉर्टेंस क्या है। 2021 में यूपीएससी के द्वारा यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया। 21 फरवरी जो है वो डिक्लेयर की गई द इंटरनेशनल मदर जो लैंग्वेज डे है यूनिसेफ के द्वारा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 में यहाँ पर क्या बोला गया कि जो डिमांड की गई थी यहाँ पर बंगला के द्वारा कि नेशनल लैंग्वेज जो है उसको लेकर यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर में भी ये एक तरीके से असेंबली के अंदर पाकिस्तान के अंदर भी इसको एक तरीके से मुद्दे को उठाया गया था। उस टाइम पर ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बना और उस टाइम पर ये इंटरनेशनल लैंग्वेज बनी। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ और डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। तो सही आंसर क्या है? वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना अगर चाहते हो जिंदगी में कि एग्जाम में गलत ना हो ये, ठीक है। तो आंसर क्या है यहाँ पर? ये यूनिसेफ नहीं है, यहाँ पर ये यूनेस्को था जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया? आंसर इसका बी हो गया, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर एक टर्म के बारे में बात की जा रही है, कई बार ऐसी टर्म भी आप लोगों से पूछ ली जाती है। यहाँ पर बोला गया विद द रेफरेंस टू द इंडिया द टर्म हल्बी हो एंड क्वी की। ये अब क्वी पैटर्न जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जो कि हल्बी हो या क्वी, ये पर्टिकुलर वर्ड जो है ये किससे रिलेटेड है? यहाँ पर ये डांस फॉर्म ऑफ द नॉर्थ वेस्ट, या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या फिर प्री हिस्ट्रिक जो कार्विंग पेंटिंग्स होती हैं, या फिर ट्राइबल लैंग्वेज। तो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर देखते हैं इसका क्वेश्चन का डायरेक्ट रिलेशन क्वेश्चन का। नॉर्मल कॉमन सेंस तो आप लोगों ने लगा ली होगी कि सर लैंग्वेज का टॉपिक पढ़ा रहे हो तो बात लैंग्वेज की होगी, तो यहाँ पर ये लैंग्वेज देखने को मिलेगी आप लोगों को। डिटेल में आंसर है आप लोगों के सामने, कहाँ कहाँ पर किस तरीके से कौन कौन सी लैंग्वेज है, सारी बातें आप लोगों के सामने यहाँ पर मेंशन की गई है। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम भी किए गए हैं कि कौन सा डिकेड है यहाँ पर, इंटरनेशनल यूनियन डिकेड इंडिजिनस लैंग्वेज, तो कौन सा है यहाँ पर? 2020 से लेके 30 तक का, 21 से लेके 31 तक का, 22 से लेके 32 तक का, या 23 से लेके 33 तक का? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए, क्योंकि अभी पढ़ा है 1 मिनट पहले। तो बताओ इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। इसी के साथ में इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजिनस लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया किस ईयर में? 18, 19, 20, 21। ये भी अभी पढ़ा है, तो आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस जो है यहाँ पर वो संस्कृत 2004, तमिल 2005, उड़िया 2014, मलयालम 2013। सही आंसर क्या होगा पेयर में आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ओनली 3 और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। इससे ये पता चलेगा कि कितने अच्छे से शानदार तरीके से टकटकी लगाकर आप लोग लेक्चर सुन रहे हैं, या फिर बस सर पढ़ाकर निकल जाएंगे और उनका काम मतलब एक तरीके से दिख रहा है। कई सारे तो ऐसा सोचते हैं कि लेक्चर देखना ही काफ़ी है भाई साहब, बस काम निपट गया, महारत हासिल कर ली। ऐसा नहीं होता यार, लेक्चर को देख के उसको पचाना भी है। खाना खा के जो इंसान बिल्कुल सो जाएगा ना, वो अपना पेट खराब करके बैठेगा, पर जो खाना खा के थोड़ा सा घूमेगा, थोड़ा सा एक तरीके से नहीं कहते कि वो पैर मोड़ के बैठ जाना, पर्टिकुलर उसको किस आसन बोलते हैं नहीं, जो नवाज जब पढ़ते हैं तो पैर मोड़ के बैठते हैं, उसका नाम मेरे माइंड से कई बार निकल जाता है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर पोजीशन में बैठ जाना, उससे खाना जो है पचता है। वज्रासन बोलते हैं, शरीर भी वज्र की तरह हो जाएगा। खाना खा के 10 मिनट बैठो बस, उसमें पेट कभी खराब नहीं होगा, कभी बीमारी जल्दी से नहीं लगेगी। खाना खा के आधे घंटे बाद पानी पियो,
कभी कोई दिक्कत नहीं देखने को मिलेगी। तो ज़िंदगी में ये चीज़ें ऐसी हैं, लाइफ का पार्ट बना लो तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। वरना फिर चल रही है यार, सबकी कट रही है, आप लोगों की भी कट जाएगी, कौन सा जादू है इसमें। पर लेकिन रियलिटी में अगर जीना चाहते हैं तो कुछ काम आप लोग करने पड़ेंगे जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी सुधर जाए, ठीक है। तो पूरा टॉपिक था, फीडबैक जरूर देना, कहीं डाउट हो तो वो बता देना, फीडबैक जरूर दिया करो। ये आप लोगों को इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ज़रूरी है यार, क्योंकि यूट्यूब के पास में कान आँख नाक यही है कि यहीं से आप लोग इसको बता सकते हैं। तो लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बताया करो कि वीडियो कैसी लगी, और बाकी तो आप लोग जानते हैं, ठीक है। 5 नए शब्द हैं जो कि आप लोग की वोकेबलरी को इंप्रूव करेंगे। डेली नए 5 शब्द तो जानते हैं आप लोग, इसी के साथ में सिनोनिम्स और एंटोनिम्स, यानी कि जो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द होते हैं वो भी आप लोगों को जानने को मिलते हैं। पहले यहाँ पर स्पर्ज, तो इसका मतलब होता है कोलाहलपूर्ण प्रदर्शन, यानी कि शांति में ना बैठना, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ऐसे शब्द जो हैं कई बार आप लोगों ने न्यूज़पेपर में देखे होंगे। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर इनकरेजेबल, ये मतलब होता है एक तरीके से जिसको जो एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है, जिसको ठीक नहीं किया जा सके, संशोधन नहीं किया जा सके, जिसको चेंज नहीं किया जा सके। इरिवर्सेबल भी आप लोगों ने कई बार शब्द सुना होगा, तो ये शब्द कई बार इस्तेमाल किया जाता है न्यूज़पेपर के अंदर। नेक्स्ट शब्द जो है ये है इनकोएट, यानी कि प्रारंभिक, यानी कि स्टार्टिंग की एक तरीके से बोल सकते हैं, यानी एक तरीके से नया नया बिल्कुल, ठीक है। फैक्शियस मतलब झगड़ालू, ठीक है, एक तरीके से काफ़ी इरिटेट करने वाला इंसान भी आप लोग बोल सकते हैं। रेगल, ये आप लोगों को तकरार देखने को मिलेगी, लड़ाई। तो कई सारे नेगेटिव शब्द हैं आज के इस पर्टिकुलर जो इस स्लाइड के अंदर। बाकी और भी दुनिया भर के शब्द हैं जो कि इसके अलग अलग मीनिंग आप लोगों ने अलग अलग टाइम पर देखे होंगे, तो ये शब्द भी आप लोगों को पता होने चाहिए। इसलिए टाइम दिया करो और वीकेंड में बैठकर एक बार इनको रिकॉल कर लिया करो, ठीक है। लंबे समय तक आप लोग चीज़ों को याद रख पाओगे जब इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्मेशन कर लोगे। दोस्तों तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, और जोश आखिरी तक मेंटेन है कि नहीं है, जोश ठंडा तो नहीं पड़ गया, हाउस द जोश। तो जोश बिल्कुल हाई होना चाहिए, जोश में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग चीज़ों को एंजॉय करिए, अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और कुछ ना कुछ ज़िंदगी में ऐसा जरूर करिए कि आप लोग के मम्मी पापा जो हैं वो आप लोगों के ऊपर गर्व फील करें कि हाँ यार बच्चों ने हमारा नाम रोशन कर दिया। उनकी मेहनत जो है वो सफल करेंगे, वो आप लोगों के लिए नज़रें गड़ाए बैठे रहते हैं कि कब ज़िंदगी में आप लोग कुछ अचीव करोगे। पर लेकिन प्रेशर नहीं बनाना है आप लोग इन चीज़ों का, उनसे बातें कर आप लोगों को सोल्यूशन निकालना है। प्रॉपर वे में अपने जो अंदर से इच्छा आ रही है काम को करने की, उसके ऊपर आप लोगों को फोकस करना है। ये नहीं कि मन कुछ और कर रहा है, ज़बरदस्ती लगे हुए कहीं और, ऐसा नहीं। पर फोकस ये करना है कि जिस काम को करो उसको दिल लगा कर करो, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से अपना पूरा दिन जो है उसको एंजॉय करो। इसी के साथ में पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी। ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं अगर आप लोग यहाँ पर हैं। अगर बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हैं तो रहने देना, अगर यूज़ करते हैं इनको और वहाँ पर हो तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। बाकी फीडबैक जरूर देना, अगर पसंद आया चीज़ें तो लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं, और प्यार बांटने से बढ़ता है, दूसरों तक भी आप लोग ये वीडियो जो है वो पहुँचा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जय हिंद जरूर लिखना, और कैसा लगा लेक्चर कंप्लीट हो गया तो डन भी आप लोग लिख सकते हैं, और रिकॉल कर जरूर जाना कि क्या क्या आज आप लोगों ने सीखा है, ओके।